गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, जय हिंद। जय हिंद सर। આગામી નહીં આપ એટલે ને કંઈક મમ્મા આપવું એમ આપી દે. नहीं सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर।
जय हिंद एवरीवन। जय हिंद रजत सर। जय हिंद सर। जय बाजिया मैम एंड दीपक सर दोनों आ गए हैं। तो Yes, चलिए sir. शुरू करते हैं आज का। शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। चलिए। हाँ सर स्टार्ट करें। यस मैम। मैम सेक्शन 1 to 10 आप करेंगे, फिर 11 to 20 गौरव सर करेंगे। लाइकवाइज हम आगे बढ़ते रहेंगे। Deepak sir. दीपक सर आई आई सॉरी मैम। Mhm. जी तो बाजिया मैम सेक्शन 1 टॉक्स सर अबाउट। टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट पेटेंट एक्ट 1970 एक्सटेंड टू ओके होल इंडिया। सेक्शन 2 इन्वेंटिव इन्वेंटिव स्टेप, इसमें डेफिनेशन इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, टेक्निकल एडवांसमेंट और बोथ नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल इन द आर्ट एंड कैपेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। And section 3 is invention which are not patentable, natural law, prejudice, discovery, efficacy and new use. मैडम रुकिए। ABCD करके बोलना है हाँ सर। नहीं मैडम, हाँ आपने जो डेफिनेशन कही वो यस सर। किसकी डेफिनेशन है? इन्वेंशन की सर। इन्वेंशन की डेफिनेशन है? आर यू श्योर अबाउट इट? या क्या? इन्वेंटिव स्टेप की डेफिनेशन है? हाँ सर, इन्वेंटिव स्टेप की डेफिनेशन थी ना सर। नहीं मैडम, आपने जो कहा वो इन्वेंशन की डेफिनेशन है, क्योंकि आपने पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज को भी ऐड किया था। इन्वॉल्व कर लिया, यस सर। जी तो वो ख्याल रखिएगा, जल्दी से नहीं बोलना है हमें, हमें ओके क्लियर बोलना है। ओके मैं आपसे क्वेश्चन करता रहता हूँ और आप मुझे आंसर देते रहिए। ओके सर। सेकंड आपने डेफिनेशन बताई। थर्ड सेक्शन में 3K क्या कहता है? 3K 3K सर, कंप्यूटर एल्गोरिथम एंड मैथ्स एंड बिजनेस आर नॉट पेटेंटेबल। ओके वहां पर लिखा हुआ है मैडम कंप्यूटर प्रोग्राम पर से। तो पर से का मीनिंग क्या हुआ? सर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन विच हार्डवेयर इज नॉट यूज्ड। पर से का मीनिंग हुआ ओनली कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम खुद से। करेक्ट। यस यस सर। ओके तो बाजिया मैडम पर से रिवीजन कर रहे हैं, पर से खुद से रिवीजन कर रहे हैं। ओके ओके सेक्शन सर। 4 टॉक्स अबाउट मैम। Invention related to atomic energy is not patentable under बहुत Atomic बहुत Energy नहीं, Act इतना नहीं मैडम। एटॉमिक एनर्जी, और कौन सा एक्ट है? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 सर। हाँ मैडम देखिए, जल्दी जल्दी बोलना एक ऐसी आदत है कि जहां पर आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि किसी ने बहुत ही वैग मैनर में हैंड राइटिंग में पेपर लिख दिया है। आप जल्दी जल्दी बोलेंगे, मैं जल्दी जल्दी सुन नहीं पाऊंगा, यानी सब लोग सुन नहीं पाएंगे, तो उसमें आप कुछ गलती भी कर देंगे ना तो पता नहीं चलेगा। ओके हमारा सर। ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जितना मैं बोलूं वो आपको समझ में आए, जितना आप बोले वो सभी लोगों को समझ में आए, ताकि ओके सर। अगर उसमें कुछ भी गलती है, अगर आप कहीं पर भी कॉन्फिडेंट नहीं है या गलती है तो वो पता चले। सो दैट ठीक है इज सर। माई वे ऑफ रिविजन। मैं इसीलिए शांति से करता हूँ, मैं कोई जल्दी नहीं है मैं सारी चीजें कवर करने की, आराम से हो जाएगा। 99 सेक्शन अभी पहुंच जाएंगे, देखिएगा। ओके सर। सेक्शन 5 क्या है मैडम? ओमिटेड है सर। जी चलिए सेक्शन 6 क्या कहता है मैडम? हु कैन अप्लाई फॉर द पेटेंट, इसमें ओके सर कौन कौन है? पर्सन, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, हम्म लीगल रिप्रेजेंटेटिव, असाइनी ऑफ इट अलोन एंड जॉइंटली। एंड सेक्शन हम्म, 134 रेसिप्रोसिटी वो क्या कहता है? sir, same right from the other countries also if in case of uh, uh, but the देखा आपने, आप ज्यादा ज्यादा बोलने गए, इसीलिए आप मेन चीज भूल गए। इसमें आप इतना बोलिए कि जो सेम ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है उसे हम हाँ भी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, point देंगे, yes sir। या फिर उसको कहिए जैसे के साथ वैसा, Sir, कोई okay भी sir। एक उसके साथ राइम मिला लीजिए, आसान रहेगा आपको याद करना। ओके Yes sir। 7। One patent, one invention, and 7 ओके
form of application, that is one patent, one invention. उसमें कोई रूल And एप्लीकेबल है? रूल सर, रूल 10 है प्रूफ ऑफ राइट के लिए, हम्म, एंड और तो रूल 18 है सर रिसीविंग ऑफिस के लिए, एंड बहुत बढ़िया, 19 है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस के लिए, बहुत बढ़िया। 19 सी है सर सर्च इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट के लिए। ओके, तो ये आपने सही कहा। अब कोई फॉर्म है वहां पर एप्लीकेबल? जब हम फाइल करते हैं एप्लीकेशन को तो फॉर्म है। फॉर्म सर कौन कौन से फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं जब हम एप्लीकेशन को फाइल करते हैं तब? सर 1 होगा, मुझे हम्म, याद नहीं आ रहा है सर, पता नहीं। आराम से बताइए, मैं बताऊं? सर, आपको yes, याद नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि सर आप बताइए। हाँ सर, मैंडेटरी फॉर्म है फॉर्म नंबर 1, 2, 1, 3, 5। ओके, और 1 के 1600 रुपये है जो है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट के लिए। 2 है प्रोविजनल या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए। 3 है हाँ, स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग। 5 है मेंशन ऑफ इन्वेंटर। हाँ नहीं, मैंने कुछ गलत बोला, आपको पकड़ लेना चाहिए था मुझे। सर 5 क्या 5 है? नहीं होता, 5 क्या है? फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा सर। डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटर। हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटर, मेंशन ओके। ऑफ इन्वेंटर कहाँ पर आएगा, कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर 8 में। ओके सर, हाँ, 5 में क्या हम डिक्लेयर करते हैं कि कौन है इन्वेंटर, और 8 में क्या है, मेंशन करते हैं कि ये इन्वेंटर छूट गया था, अब ऐड कर दीजिए ग्रांट से पहले। ओके मैडम, चलिए, ओके सर, तो ये फॉर्म्स आ गए। और हम्म, बाकी 1 के अलावा बाकी के फॉर्म्स जो है 2, 3 एंड 5 उसकी कोई फीस नहीं है। टाइमलाइन, ओके जो प्रूफ ऑफ राइट की टाइमलाइन क्या है मैडम? सर, 6 मंथ्स। परफेक्ट, कहाँ से? जो हम एफिडेविट हम्म, सबमिट करेंगे या फिर एग्रीमेंट कॉपी सबमिट करेंगे उसके उसमें। कोई बात नहीं मैडम, डेट ऑफ हाँ, फाइलिंग से, डेट डेट ऑफ ऑफ फाइलिंग फाइलिंग, ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। ओके और जो इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट मिलता है उसकी टाइमलाइन क्या है? सर, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्च कॉपी, एंड हम्म, 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रायोरिटी विच एवर एक्सपायर लेटर। बिंगो, हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, पटाखे नहीं फूट रहे मेरे। बहुत बढ़िया मैडम। अब आते हैं सेक्शन 8 में मैडम। सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट, सर, इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग रिगार्डिंग फॉरेन एप्लीकेशन। बहुत बढ़िया। कोई रूल एप्लीकेबल है यहाँ पर? सर, रूल 12 है सर। बहुत बढ़िया मैडम। फॉर्म कोई एप्लीकेबल है? हाँ सर, फॉर्म है 3 and 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड 3 की फीस कितनी है? सर, 3 की कोई फीस नहीं होती है, एंड फॉर्म 4 की 2000 पर मंथ। बिंगो, क्या बात है मैडम। एंड टाइमलाइन क्या है मैडम? सर, इसमें जब एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया करेंगे तो अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी विद इन 6 month, एंड जब कंट्रोलर डिमांड करेंगे तो 2 months में बाय फॉर्म 3, एंड FER रिपोर्ट या FER रिपोर्ट के लिए 3 months में करनी होगी, और एक्सटेंशन के लिए 3 months बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। बहुत बढ़िया मैडम, बस आप एक छोटी सी चीज भूल गए, वो है कि जब हम पहली बार एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हाँ वहां सर, से कितने महीने में हमें फॉर्म नंबर 3 फाइल करना है, चाहे हम बाहर फाइल करें या ना करें। ओके, पहली बार जब हम फाइल करते हैं पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया तो वहां हाँ, से 6 महीने के अंदर अंदर 6 हमें months फॉर्म नंबर 3 फाइल करना है। बाकी की सारी कंडीशन आपने परफेक्ट कही है, बस इतना सा ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। ओके सर। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट, Sir, provisional to complete specification within 12 months by form number 2. Yes, by form number 2. And if not done within 12 months, then application can be abandoned. And
अगर एप्लीकेशन कैन बी अबेंडन, हैव बीन अबेंडन या टू बी अबेंडन। आज हमने प्रोविजनल फाइल किया और आज यस से सर, 12 महीने में हमने फाइल नहीं किया, तो क्या हम आज से कह सकते हैं कि 12 महीने के बाद उसे अबेंडेंड माना जाएगा? क्या हम फ्यूचर को आज से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? यस और नो? यस कह सकते यस हैं कर ना, आज ही से कह सकते हैं कि 12 महीने के अंदर अंदर हाँ, मैंने अगर कभी कंप्लीट फाइल नहीं किया, तो वो फ्यूचर टेंस आया ना, फ्यूचर जब आता है तो टू बी अबेंडेंड। अबेंडेंट, यस सर, और आज से पहले अगर पास्ट में चले गए होते तो हैव बीन अबेंडेंड। हैव बीन हाँ, अबेंडेंट, एफईआर के केस में क्या होता है कि एफईआर के 6 महीने, एफईआर आया हमें, एफईआर के 6 महीने के बाद अगर हम उसे फिलअप नहीं करते हैं, तो एफईआर के 6 महीने के बाद हम कह रहे हैं कि जिस दिन एफईआर इश्यू हुआ था उस दिन से क्या माना जाएगा? अबेंडेंड। तो उसे कहते हैं हैव बीन अबेंडेड। पीछे से आ रहे हैं तो हैव बीन अबेंडेड, आगे जा रहे हैं तो टू बी अबेंडेड। टू बी अबेंडेंट, यस सर। चलिए, अब टाइमलाइन तो आपने बता दी, इसमें कोई पोस्ट डेटिंग की टाइमलाइन है? यस सर, पोस्ट डेटिंग, अगर इनिशियली एप्लीकेशन फाइल्ड की गई है तो विद इन 12 मंथ इट इज ट्रीटेड एज प्रोविजनल, और पोस्ट डेटिंग फॉर्म नंबर 30 से 800 रुपीज फीस देकर के कर सकते हैं। कितने महीने तक? 12 मंथ सर। पोस्ट डेटिंग नहीं मैडम नहीं, 6 महीने तक हो सकता है। 6 मंथ, यस सर, 6 मंथ। कोई बात नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ जल्दी मत कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, हमें आराम से आंसर देना है। हाँ, यस सर। कोई बात नहीं। अब प्रोविजनल को तो हम कंप्लीट ट्रीट करवा सकते हैं विद इन 12 मंथ्स, बट क्या यस सर, मैंने अगर पहले ही कंप्लीट फाइल किया है तो उससे हम प्रोविजनल कंसिडर करवा सकते हैं? हम्म, करवा सकते हैं सर। कब तक? अ, विद इन 12 मंथ्स। 12 मंथ, यस सर। नेक्स्ट थिंग, प्रोविजनल का पब्लिकेशन होता है? होता है सर। नहीं होता है, नहीं होता है। प्रोविजनल हम्म, स्पेसिफिकेशन का होता नहीं पब्लिकेशन होता, नहीं होता है। नहीं होता है, यस सर। हाँ, आपको आंसर पता है, हाँ बट सर। पता नहीं आप टेंशन में क्यों आ जाते हैं। मेरे क्वेश्चंस देखिए, अब मैडम आपको जितना नॉलेज है ना उतना तो नॉलेज मुझे भी नहीं है, मैं ये पहले से ही क्लियर कर देता हूँ। अब आपका लेवल मुझसे बढ़ चुका है, तो हम्म। आप जो बताएंगे ना वो ज्यादा सही होने के चांसेस है मैं जो बताऊंगा उससे। क्योंकि रजत सर से आप जब पढ़ते हैं ना तो आपका दिमाग ऐसे खुलता है ना कि फिर वो बहुत जबरदस्त आपके एनर्जी लेवल आ जाती है। तो आप उस एनर्जी लेवल का यूटिलाइज कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सही सही से आंसर दीजिए आराम से। हाँ, और यही सोचिए कि आपका लेवल, आपकी थॉट प्रोसेस मुझसे आगे है, तब जाके ही आप आंसर दे पाएंगे करेक्टली और शायद और अच्छी तरीके से। सेक्शन 10 मैडम। यस सर। 10 सेक्शन टॉक्स अबाउट। कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन। हाँ, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ रैपिड फायर, आप उसका आंसर देते जाइए। ओके सर। ओके, टाइटल की वर्ड लिमिट, 15 वर्ड्स। एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड लिमिट, सर 150। एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? टेक्निकल यूज, टेक्निकल एडवांसमेंट, प्रिंसिपल यूज, और एनी केमिकल फॉर्मूला इफ केमिकल एप्लीकेबल। फॉर्मूला यूज, यस सर। बहुत बढ़िया मैडम। लेफ्ट टॉप कॉर्नर, ओके, ये टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट की लिमिट्स है जो कौन से रूल में बताई गई है? सर रूल नंबर 13। परफेक्ट। ड्राइंग सीट में लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे क्या आएगा? लेफ्ट टॉप कॉर्नर में एप्लीकेंट का नेम, राइट टॉप कॉर्नर पे? नंबर ऑफ शीट्स, एंड राइट बॉटम कॉर्नर पे? राइट बॉटम में सिग्नेचर, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे? डेट। बहुत बढ़िया मैडम, और ये कौन से रूल में है? सर ये 15। ओके, मॉडल इज अ पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिकेशन। Model and sample can be the part of specification only when the controller require it. It cannot be the part of a specification, but if controller demand, one need to show it. Yes, sir. ओके, पार्ट नहीं होंगे वो स्पेसिफिकेशन के कभी, बट दिखाना पड़ेगा अगर कंट्रोलर डिमांड करे तो। ये किस सेक्शन में किस रूल में लिखा हुआ है? Sir 16. बहुत बढ़िया। अब फॉर्म नंबर 5 की टाइमलाइन क्या है? फॉर्म नंबर 5 की टाइमलाइन, सर
डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप, टाइमलाइन। नहीं पता है, बताओ। नहीं। यस सर। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ में या फिर उसके 1 महीने के अंदर अंदर। यस सर, यस सर, और ये याद 1 महीने के अंदर अंदर लेना है तो फॉर्म नंबर कौन सा फाइल करना पड़ेगा? है सर। 4, उसकी फीस 480 रुपीज। बहुत बढ़िया, यानी आपको पता था। यस सर। फिर आते हैं हम बायोलॉजिकल मटेरियल, यस जिसको सर। कहाँ पर डिपॉजिट करना होता है? आईडीए का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डिपॉजिटरी ऑथोरिटी। आईडीए में कब डिपॉजिट करना होता है? सर, बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन। ऑन और बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन। और उसका रेफरेंस कब तक ऐड करना होता है? 3 मंथ्स में सर। कहाँ से 3 मंथ्स? सर, फाइलिंग फाइलिंग ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन। ऑफ, हाँ फाइलिंग ऑफ, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आप, आंसर दीजिए। जी सर। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन से। जी। ओके, देन अगर फॉर्म नंबर 9 फाइल किया गया है तो रेफरेंस कब तक देना है? बिफोर फाइलिंग। बिफोर फाइलिंग व्हाट? सर, ये अर्ली पब्लिकेशन के लिए था। बिफोर फाइलिंग फॉर्म नंबर 9। 9। सिंपल सी बात है मैडम, कहाँ कोई डिफिकल्टी है? आपको एक चीज बताओ मैडम, यस सर। आप सबसे अच्छा खाना बनाते हैं, मानते हैं कि नहीं? हाँ सर। मगर एक चीज आपको कहूं, अगर कोई आपकी बुराई कर दे ना, छोटी सी भी, खाना बनाने से पहले अगर आपका मूड किसी भी वजह से बिगड़ गया ना, तो अच्छा खाना नहीं बनेगा आपसे। आप उस चीज को थॉट प्रोसेस में लाते हो। यानी आप मानिए कि आपने ये 1 to 99 सेक्शन में से आपने सारे सेक्शन अच्छे किए, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की, मगर 84 वाला सेक्शन आपको नहीं आया ना, तो आपके दिमाग में वो चलता है कि मुझे ये सेक्शन नहीं आ रहा है। और ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है एक पर्सन की, कि जो सर, ये एक चीज, एक या दो चीज जो नहीं आती है उसके लिए ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ना ही हमें किसी और को ऐसे डिमोटिवेट करना है, हमें मोटिवेट करना है सभी को, याद Yes. रखिएगा। और कोई भी हमें डिमोटिवेट कर रहा है तो हमें उससे दूर रहना है। यस सर। अगर ये थॉट प्रोसेस आपने लाई ना, तो आपके मीन्स बिहेवियर में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो ये जो आप आते हुए भी जो आप गलतियां कर रहे हैं, चीजें आपको आती है। फॉर्म नंबर 5 में फॉर्म नंबर 4 की फीस है 480 रुपीज, आपको आती है, पता है, बट डर है, मैं बोलूंगी वो गलत ही होगा, मैं बोलूंगी वो गलत ही होगा। ये डर नहीं होना चाहिए। यस हाँ सर। मैडम, तो अब कॉन्फिडेंस से आंसर दीजिएगा। हम दीपक सर को सुनते हैं सेक्शन नंबर 11 से। 11 से 20, दीपक सर आइए सर। दीपक जी, आर यू देयर? आप म्यूट हैं, अगर यस आप यस, अनम्यूट सॉरी करेंगे सॉरी तो। सॉरी, अरे यस यस, कोई वो सर, अनम्यूट करना उससे भूल गया था। सॉरी क्या बात है। तो सेक्शन जी 11 इज अबाउट सर प्रायोरिटी डेट ऑफ द क्लेम। इसमें ये है कि अगर जो क्लेम जब डिस्क्लोज्ड हुआ है तो उसकी प्रायोरिटी डेट तभी से काउंट होती है। अगर कोई पार्शली डिस्क्लोज्ड है, और उसकी प्रायोरिटी डेट तब होगी जब वो फुल्ली डिस्क्लोज्ड होगा। सेक्शन As per 11 section ए। 11, सेक्शन 11A इज अबाउट पब्लिकेशन। पब्लिकेशन, कोई भी एप्लीकेशन फाइल होगी तो उसका पब्लिकेशन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होने के बाद, फ्रॉम द प्रायोरिटी डेट, अगर प्रोविजनल फाइल किया है तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना होगा, और 18 मंथ के अंदर फ्रॉम द प्रोविजनल एप्लीकेशन वो पब्लिश हो जाएगी। और अगर फॉर्म 9 फाइल किया है, 25 रुपीज फीस है उसकी, तो वो अर्ली 25 नहीं सर, 2500। 2500, सॉरी 100 बोलना भूल गया। कोई बात नहीं सर, अंडरस्टूड। 2500 फीस के साथ वो विद इन 1 मंथ पब्लिश हो जाएगी। और इसमें एक कंडीशन और भी है, किस कंडीशन में पब्लिकेशन नहीं होगा। 3 मैजिकल कंडीशंस हैं, जिसमें एक, अगर फॉर्म 29 फाइल किया है विद इन 15 मंथ फ्रॉम द प्रायोरिटी डेट, तो विड्रॉ हो सकती है, उसमें पब्लिकेशन नहीं होगा। और प्रोविजनल टू कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अगर नहीं हुआ है विद इन 12 मंथ, तो भी वो पब्लिकेशन नहीं होगा। तीसरा कंडीशन है, अगर वो सीक्रेसी डायरेक्शन के अंदर है,
तो पब्लिकेशन नहीं होगा एज पर सेक्शन 35। ओके, विद इन 15 मंथ हमें क्या फाइल करना पड़ेगा? फॉर्म 29। उसकी फीस कितनी है? फीस याद नहीं सर। 0। 0। जी, ओके। और रूल कौन सा एप्लीकेबल है यहाँ पर? 24A रूल अगर आप 24A, एप्लीकेबल हाँ करें तो। रूल हाँ, 24। पब्लिकेशन के लिए हाँ 24A, और एग्जामिनेशन के लिए नॉर्मल है तो 24, 24B और एक्सपेडाइट है तो 24। 4C। ये 24 बहुत ही अच्छा नंबर है। ओके, बाकी चीजें आपने बता ही दी है, आगे बढ़ते हैं। 11B। 11B इज रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ये अगर 15 मार्च 2024 से पहले की है तो विद इन 48 मंथ्स हमें फाइल करना होता है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म 18 और 18A। और अगर बाद की फाइलिंग है उस डेट से तो विद इन 31 मंथ्स हमें फाइल करना होता है। 18 बहुत की बढ़िया फीस है सर। 4000, जो नॉर्मल एग्जामिनेशन होती है, दैट कैन बी फाइल्ड इन एनी कैटेगरी। बट अगर कुछ एक्सेप्शनल कैटेगरीज हैं जिसमें एक्सपेडाइट एग्जामिनेशन 18A के थ्रू 8000 रुपये फाइल करके हम्म एक्सपेडाइट प्रोसेस कर सकते हैं। और वो जो कैटेगरी है हम्म वो है, अगर कोई भी कैंडिडेट फीमेल है एप्लीकेंट में, स्टार्टअप है, स्मॉल एंटिटी है, और कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, या कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कोई कंपनी है। और तीसरा था अगर वो ISA के थ्रू इंडिया में आई है तो वो कैटेगरी हम्म। एक्सपेडाइट की जा बस सकती है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, जिसने इंडिया को एज एन ISA एज सिलेक्ट किया है हम्म और इंडिया में आई है, करेक्ट। एंड अगर कोई करेक्ट। फीमेल एप्लीकेंट है तो बाकी के एप्लीकेंट भी क्या होने चाहिए? नेचुरल पर्सन ही, और नेचुरल कोई होना नहीं चाहिए। चलेंगे। करेक्ट करेक्ट। बहुत ही बढ़िया सर। अब इसमें क्या ही पूछे, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पांच हजार छह हाँ सौ जी सर। रुपये क्या होते हैं फॉर्म नंबर 18? 5600 है एक्सप्रेस एग्जामिनेशन के, वो PCT पर्सन भी फाइल हो करते हैं। गया सर, हो गया, खत्म बात। 12 क्या है? सर 12 इज अबाउट सर एक एग्जामिनेशन। ही मिनट, कुछ दीपक सर, रजत सर पूछना चाहते हैं। यस सर, जी यस सर, पूछिए बस सर। सर। सर 18 और 18A के साथ एक फॉर्म और देना पड़ेगा, कौन सा? सॉरी, 18A के साथ, 18 के नहीं, 18A। 18A के अगर साथ स्टार्टअप जो स्टार्टअप अगर हाँ 18A फाइल करेगा तो कौन सा फॉर्म साथ में देगा? स्टार्टअप नहीं स्टार्टअप याद आ रहा कहा सर। ही कैसे फॉर्म जाता है सर? 28, स्टार्टअप फॉर्म नहीं नहीं, 27, हाँ 28। नहीं, हाँ, 2087 नहीं। 28, 28। 28 हाँ। हाँ फॉर्म एग्जामिनेशन की 28। रिक्वेस्ट कौन कौन फाइल कर सकता है? एग्जामिनेशन की रिक्वायर्ड पर्सन इंटरेस्टेड और एप्लीकेंट। तो अगर पर्सन इंटरेस्टेड एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट फाइल करेगा तो FER किसको मिलेगा? एप्लीकेंट को। और पर्सन इंटरेस्टेड को? पर्सन इंटरेस्टेड को FER की रिपोर्ट, FER नहीं मिलेगी शायद। उसको सिर्फ इंटीमेट किया जाएगा कि इंटीमेट नोटिस FER मिलेगा। करेक्ट इशू हो गया है। करेक्ट। अगर एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन में सारे कंप्लायंस कंप्लीट कर दिए एप्लीकेंट ने, तो कितने विद इन 3 महीने मंथ। के अंदर? हाँ, 3 मंथ। और सर मान लीजिए एक एप्लीकेंट है जिसने 18 फाइल किया, मान लीजिए एक फीमेल कैंडिडेट है, हम्म उसको लगा, उसने 18 फाइल कर दिया और बाद में उसको पता चला कि वो 18A से अपने एग्जामिनेशन को फास्ट फॉरवर्ड करवा सकती है, हम्म। तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है? कि अगर 18 फाइल कर दिया तो क्या 18A फाइल नहीं कर सकती वो अब दोबारा? कर सकते अगर हैं सर, कर एडिशनल सकती है तो 4000 कैसे? फीस देनी पड़ेगी। कितना देना पड़ेगा ये सर? फाइल करके एडिशनल 4000, पहले अगर 18 हाँ, फाइल किया होगा 4000 देके, तो 18A दबो अलग से फिर एडिशनल 4000 देने पड़ेंगे। बस बस मार्जिन मनी से हो जाएगा। हम्म।
बहुत बढ़िया सर, शानदार। प्लीज कंटिन्यू सर। ओके। सर सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन बाय एग्जामिनर। इसमें जब एग्जामिनर के पास असाइन होता है एप्लीकेशंस, तो वो एग्जामिन करता है जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एज पर द एक्ट हैं, और वो फुलफिल करते सर हैं मुझे ये सर्टेन बताइए कि आपको ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही है कि नहीं। 311 15 डेज। यस सर, 3 महीने एग्जामिनेशन एग्जामिनर बस सर, लेता है। यस सर काफी है सर, यस सर काफी है, समझ में आ गया, बस काम हो गया, हाँ हाँ बाकी हाँ चीजें समझ हाँ में हाँ, है। ओके, ठीक है। और एग्जामिनर की कौन रिपोर्ट सी कॉन्फिडेंशियल एप्लीकेशन होती को चेक करता है? पहले तो एग्जामिनर आपकी एप्लीकेशन को कब कंसिडर करेगा एग्जामिनेशन के लिए? है जब कंट्रोलर असाइन करेगा, जब रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल की होगी और कंट्रोलर असाइन करेगा। और उस एप्लीकेशन की पब्लिकेशन हो चुकी होगी तब। हाँ, पब्लिकेशन हो चुकी है। सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट सेक्शन 13 में एग्जामिनर इन्वेस्टिगेट करता है एंटिसिपेशंस के लिए, अगर वो प्रायर पब्लिकेशंस है सिमिलर इन्वेंशंस का। प्रायर पब्लिकेशंस मीन सिमिलर इन्वेंशंस पहले भी कभी पब्लिश हुई है, तो वो एंटिसिपेट करेगी। और दूसरा है प्रायर क्लेमिंग, जिसकी क्लेम बाद में डिस्क्लोज हुए हैं बट उसकी प्रायोरिटी डेट पहले की है, तो वो भी वो एंटिसिपेट करेगी। चलिए बहुत बढ़िया। सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट सेक्शन 14 सर कुछ गलत बोला क्या हमने? नहीं नहीं, आपने अच्छा, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजें बता दी। मैं कोई गलत गलत तो बात ही नहीं है सर, आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर होके आए हैं। सेक्शन 14 में मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यस एग्जामिनर सर, की रिपोर्ट कैसी होती है? कॉन्फिडेंशियल होती है। हमें जो एफईआर मिलता है वो कौन देता है? एफईआर कंट्रोलर देता है। ओके, एंड हियरिंग के अंदर अगर हमें कंट्रोलर कुछ भी मांगे तो कितने दिनों में हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं? हियरिंग के अंदर अगर कंट्रोलर मांगता है तो विद इन 15 डेज। एज पर रूल नंबर रूल नंबर 14 24C मल्टीप्लाई बाय 2 28। 28। ओके। जी। अगर बात करूं सेक्शन नंबर 15 की, तो 15 टॉक्स अबाउट 15 to 20 पावर ऑफ कंट्रोलर है। 15 में है पावर ऑफ कंट्रोलर, जिसमें वो रिफ्यूज कर सकता है एप्लीकेशंस को बेस्ड ऑन द या एग्जामिनर की फिर जो रिपोर्ट है, आइदर अमेंड अमेंड कर करवा सकता है। सकता है। बस। सेक्शन जी। 16 टॉक्स अबाउट 16 है पावर ऑफ कंट्रोलर फॉर डिविजनल एप्लीकेशन। डिविजनल कब फाइल करनी होती है? डिविजनल बिफोर ग्रांट फाइल कर सकते हैं ओके, एक कभी से भी। ज्यादा इन्वेंशन है तब डिविजनल फाइल होती है, एंड हाँ, बिफोर करेक्ट ग्रांट करेक्ट, एक से करनी है। ज्यादा। और डिविजनल एप्लीकेशन क्या प्रोविजनल के साथ फाइल किया जा सकता है? डिविजनल एप्लीकेशन प्रोविजनल के प्रोविजनल साथ को कर सकते डिवाइड हैं किया सर। जा सकता है, प्रोविजनल को यस डिवाइड सर, कर किया जा सकते हैं, सकता है। कर ओके, सकते या हैं फिर सर, कंट्रोलर डिमांड करे तब भी आप कर सब सकते कर हैं। सकते हैं। डिविजनल की प्रायोरिटी कहाँ से रहती है? डिविजनल की प्रायोरिटी उसकी जो मेन एप्लीकेशंस होती है सबसे। मेन एप्लीकेशन में फॉर्म नंबर 18 फाइल नहीं किया है तो फर्दर एप्लीकेशन में कब फाइल करना है? विद इन 6 months और 31 months विच एक्सपायर्स लेटर। बहुत बढ़िया सर। और फॉर्म नंबर अगर 18 फाइल अगर की मेन के साथ फाइल किया है तो? तो एट द टाइम ऑफ डिविजनल एप्लीकेशन। ओके सर, और उसका पब्लिकेशन कब होगा अगर फॉर्म नंबर 18 फाइल किया वन है मंथ या नहीं? 1 month, विद इन विदिन 1 month। 1 मंथ। बहुत बढ़िया सर, मीन्स क्या ही कहूँ मैं आपको। आपकी प्रिपरेशन तो इंटेक्ट लग रही है, भले ही आपने बोला कुछ ना हो सिचुएशन में, और बहुत ही साउंड कर रहे हैं कॉन्फिडेंट आप। सेक्शन 17 टॉक्स अबाउट 17th इज पावर ऑफ कंट्रोलर पोस्ट डेट रिगार्डिंग कब तक हो सकती है इसमें पोस्ट एप्लीकेशन डेटिंग? को पोस्ट डेट कर सकते हैं अप टू 6 month। एंड कब तक कर सकते हैं? ये 6 महीने का हमें जो ड्यूरेशन लेना है, क्या मैं ग्रांट के बाद वो रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ? बिफोर ग्रांट एनी टाइम।
बहुत बढ़िया सर। 18 18 इज अबाउट पावर ऑफ कंट्रोलर एंटिसिपेशन के केस में। उसमें अगर कोई दोनों चीज क्या क्या है? दोनों एप्लीकेशन है या एक एप्लीकेशन और एक पेटेंट है? 19 में सर पेटेंट है हाँ, और 18 में 18 में एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का दोनों। नंबर जाता है हाँ, रेफरेंस का, दोनों ने और 19 सेम में डेट उसका पे पेटेंट। एप्लीकेशन फाइल किया है तो सेम डेट पे तो उसका रेफरेंस नंबर उसका आता है। एप्लीके 18 दोनों में में एप्लीकेशन एक का आता दूसरे है का। और रेफरेंस नंबर आता है। और मालिक 19 में की भी पेटेंट का किसकी रहेगी? ऑनरशिप भी कोई किन की रहेगी? दोनों ने सेम डेट पे फाइल किया है तो दोनों की। दोनों की। 19 आपने बता दिया कि वो 19 का वर्ड क्या है? 19 में उसको क्या कहा जाता है? एंटिसिपेशन कहा जाता है? पोटेंशियली इन्फ्रिंज करता है, पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट। ओके, और यहाँ पर रेफरेंस किस में जाएगा? दोनों में या एक में? ये तो ग्रांट हो चुका है तो एक में जाएगा, जो आगे वाली एप्लीकेशन है। क्या बात है सर, ये कितना बढ़िया साउंड कर रहे हैं। 20 टॉक्स अबाउट 20 है सब्स्टिट्यूशन बिफोर फॉर्म ग्रांट, नंबर फॉर्म 6 और उसकी फीस है 800 रुपये। 800 रुपये। और और कब कर अगर सकते हैं? एप्लीकेंट के बिफोर? कंसेंट से जाते हैं तो 0 है। हाँ जी सर, बिफोर ग्रांट। नहीं सर, यहाँ पर एप्लीकेंट के कंसेंट से जाते हैं तो 0 नहीं है। वो आप पहुंच गए 28 में, मेंशन ऑफ इन्वेंटर में। हाँ हाँ सॉरी, हाँ मेंशन ऑफ इन्वेंटर, सॉरी। हाँ, यहाँ पर इसमें तो रुपये एप्लीकेंट लगेंगे ही का लगेंगे। कंसेंट जरूरी है। जी जी। हाँ ओके सर, चलिए 21 से 30 वापस बाजिया में। 21 क्या कहता है? सर इसमें टाइम फॉर पुटिंग एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट है इसमें। ग्रांड। क्या नाम है, एप्लीकेशन जब मैडम मैं अ, क्वेश्चन करूं आपसे? हाँ बहुत सर, अच्छी तरीके से आप आंसर दे पाएंगे। हाँ सर, हाँ एफईआर का रिप्लाई कब तक देना होता है? सर, विद इन 6 months। ओके, और कोई एक्सटेंशन है क्या? यस सर, अप टू 3 months बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। अगर नॉर्मल फाइल किया है तो फॉर्म 4 की फीस? सर हाँ 1,000 रुपीज। एंड एक्सपेडाइट फाइल किया है तो फॉर्म 4 टू की फीस? थाउजेंड 2,000। पर मंथ। यस सर। और क्या कोई इमरजेंसी कंडीशन में हाई कोर्ट से कोई डिसीजन ला सकते हैं यहाँ पर? हाँ सर, इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर 3 months का एक्सटेंशन मिलता है। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा अगर हमने 6 मंथ प्लस 3 मंथ की टाइमलाइन को फॉलो नहीं किया तो? टू बी अबेंडेंड या हैव बीन अबेंडेंड? टू बी अबेंडेड। हाँ, पीछे जा रहे हैं, पीछे पीछे ओके, तो देखो। ओके, हैव बीन अबेंडेड। ओके, 22। यस सर, 22 नहीं, 25 सर। हाँ तो बताइए ना, 22 क्या है? ओमिटेड है सर। हाँ, 23 भी ओमिटेड एंड 24 भी ओमिटेड। यस सर। अब आते हैं 25 में। यस सर। 25। अपोजिशन। हाँ, चलिए। Pre, pre-grant opposition, any person by filing form number 7A, 4,000 rupees fees, rule 55, and post-grant opposition, and any person interested, form number 7, 8,000 rupees fees, rule 55A, and 56। 56 also. एंड टाइमलाइन? Sir, after date of application of grant of patent till 1 year. बहुत बढ़िया मैडम। और यहाँ पर 25(1)(h) या 25(2)(h) ग्राउंड क्या है? 25 एच सर, सेक्शन 8 है। बहुत और बढ़िया सर, मैडम। और दूसरा सर क्या पूछा था? बस एक ही पूछा, वही दोनों में एक ही ग्राउंड है। ओके। पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन अगर फाइल हुआ हम्म तो क्या कंस्टिट्यूट करेंगे कंट्रोलर? अपोजिशन बोर्ड। बहुत बढ़िया। और ओपोजिशन बोर्ड को सारी एविडेंसेस एज पर रूल नंबर 57 से 63 में रिसीव हो गई तो फिर वो कब तक कंक्लूजन दे देगा?
सर 2 months में। 2 मंथ्स में, हाँ, फिर 2 मंथ्स के बाद हियरिंग प्रोसीड्स हो, यस सर। तो वो रूल नंबर 62 में लिखा है, यस एंड फिर सर। उसका कंक्लूजन आएगा। ओके। ओके। और कौन मेंबर नहीं हो सकता है ये ओपोजिशन बोर्ड का? एग्जामिनर जिसने एग्जामिनर नहीं हो सकता। एप्लीकेशन की। यस सर, एग्जामिनर नहीं हो सकता। और फॉर्म नंबर 7A में क्या कंट्रोलर चेक करेंगे कि ये फॉर्म नंबर 7 है जिसने फाइल किया है वो सही तरीके से किया है, मीन्स सही ग्राउंड पे किया है कि नहीं किया है, चेक करेंगे ऐसा? 7A में। हम्म। हाँ करेंगे ना सर। हाँ। और अगर मान लीजिए कि 7A में सही तरीके से किसी ने ओपोजिशन किया है, प्री ग्रांट ओपोजिशन, और हम्म। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन भी उस एप्लीकेशन की फाइल्ड है, हम्म। नॉर्मल वाली, तो अब ये हम्म। किस तरीके से आगे बढ़ेगा, नॉर्मल तरीके से या एक्सपेडाइट तरीके से? एक्सपेडिट तरीके से। बहुत बढ़िया। 26 क्या कहता है मैडम? सर ये wrongfully obtained, पेटेंट ऑफ अपोनेंट wrongfully obtained। ओके। इसमें रूल कौन सा एप्लीकेबल है? रूल छोड़िए, फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल है? फॉर्म 12 सर। और 12 कहाँ से फाइल करना है? सर 3 months कहाँ से फाइल करना 3 था? मंथ्स फ्रॉम हम कंट्रोलर्स डिसीजन। डिसीजन। यस सर। और यहाँ पर हम जो पेटेंट ऑफ ओपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या हम पोस्ट ग्रांट की बात कर रहे हैं या प्री ग्रांट की? सर पोस्ट ग्रांट की। बहुत बड़ी। रूल नंबर 63 है अगर याद करना है तो। यस ओके। सर। सेक्शन नंबर 27 क्या कहता है? सर 27 तो ओमिटेड है। बहुत बढ़िया। 28 क्या कहता है? मेंशन ऑफ इन्वेंटर। बहुत बढ़िया। मेंशन ऑफ इन्वेंटर का फॉर्म? सर 8। ओके। एंड 8 की फीस? सर 8 की फीस है नहीं, कोई फीस नहीं है सर। 800 रुपये। अगर एप्लीकेंट साथ में है तो कोई फीस नहीं है, हाँ। वरना 800 रुपये। हाँ 800 रुपये है ओके। इन्वेंटर एंड की कब फीस। तक फाइल करना है फॉर्म नंबर 8? बिफोर ग्रांट। बिफोर ग्रांट। फॉर ग्रांट। यस सर। फॉर्म नंबर 8A किसके लिए है? फॉर्म नंबर 8A इज फॉर। इन्वेंटरशिप सर्टिफिकेट के लिए। और हाँ वो सर, कब मिलता है? जब पेटेंट इन्फोर्स हो जाती है तब। हम्म। इसकी फीस कितनी है? 900 सर। और उसके लिए रूल कौन सा है? 70 ए। ए। 70A। यस ओके। सर। और उसमें अगर वो इन्वेंटरशिप का सर्टिफिकेट खो गया आपसे, तो क्या दोबारा मिल सकता है? मिल सकता है सर। चलिए, वो भी बात ठीक है। अब फॉर्म नंबर 8, एक चीज के लिए आप ग्रांट के बाद भी फाइल कर सकते हैं, वो कौन सी चीज है? सर इन्वेंटर का नाम अगर रिमूव करवाना है तो। अरे मैडम, तो क्या हाँ ही पूछूं मैं आपसे। बहुत बढ़िया। 29 क्या कहता है? सर मान लीजिए आपकी कोई एप्लीकेशन थी, यस सर। मैंने बिना आपकी इजाजत के कहीं हाँ और तो जगह पर पब्लिश कर दी, तो क्या वो चीज आपको एंटिसिपेट करेगी? नो सर। 30 क्या कहता है? एनी कम्युनिकेशन टू गवर्नमेंट बिफोर फाइलिंग, नो एंटिसिपेशन। ओके। दीपक सर, आर यू देयर? यस सर, यस सर। 31 क्या कहता है सर? सर 29 से 34 सारा एंटिसिपेशन का है। 31 इज अबाउट एग्जीबिशन। अगर एग्जीबिशन हम्म। में वो डिस्क्लोज किया है इन्वेंशन, तो विद इन 12 मंथ्स हम उसको फाइल कर सकते हैं, एंटिसिपेट नहीं करेगा वो। और फॉर्म नंबर फॉर्म 31 में 31 31 31 में 500। 31 में फॉर्म नंबर 31, 500 हाँ रुपीज। और ये फॉर्म एग्जीबिशन कहाँ पर मेंशन होना चाहिए?
वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 32 में क्या बात है? 32 पब्लिक वर्किंग, अगर कहीं पब्लिक वर्किंग की है जिसमें वो डिस्क्लोज हुआ है इन्वेंशन, तो वो भी विद इन 12 मंथ्स फाइल कर सकते हैं। 33 एंटिसिपेट क्या नहीं कहना करेगा। चाहता है? 33 में पहले प्रोविजनल फाइल किया है और उसके बाद वो कहीं पर भी पब्लिश हुई है, तो वो एंटिसिपेट नहीं करेगा पब्लिकेशन। बहुत बढ़िया सर। 34 क्या कहना चाहता है? 34 में 29 टू 32 एंटिसिपेट नहीं करेगा। बहुत बढ़िया सर। 35 क्या कहना चाहता है? 35 इज सीक्रेसी, सीक्रेसी डायरेक्शन। अगर पेटेंट कोई डिफेंस से रिलेटेड इन्वेंशन है पेटेंट में एप्लीकेशंस में, तो उसका पब्लिकेशंस नहीं होगा। और क्या करेंगे कंट्रोलर उस एप्लीकेशन और को? कंट्रोलर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे और सेंट्रल हम्म, गवर्नमेंट उसको रिव्यू करेगी, और जब वो वहाँ से क्लीन चिट देगी देन ओनली कंट्रोलर विल अलाउ फॉर पब्लिकेशन। ओके। सेक्शन 36 में सेंट्रल गवर्नमेंट कितने 30 में महीने में पीरियोडिक रिव्यू करेगी? हर 6 महीने में, हर 6 महीने में। ओके। और अगर मान लीजिए कि उसमें कोई भी एक एप्लीकेंट फॉरेन एप्लीकेंट है जिसने अपना इन्वेंशन डिस्क्लोज कर दिया है बाहर, तो? तो उस केस में वो अलाउ करेगी क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है या डिस्क्लोज हो चुकी है मेंशन। ओके। अगर एप्लीकेंट खुद ये प्रूव कर दे कि मेरी एप्लीकेशन डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, तो भी अलाउ कर सकता है कंट्रोलर, बट उसमें हियरिंग में उसको प्रूफ करना पड़ेगा। हम्म, और जब भी 6 महीने के बाद जो कुछ भी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है एप्लीकेशन के बारे में जो सीक्रेसी डायरेक्शन में है, वो इंफॉर्मेशन कब तक कंट्रोलर एप्लीकेंट के पास पहुंचाएंगे? विद विद इन इन 15 डेज। 15 डेज। ओके, एज पर रूल नंबर, यहाँ पर भी रूल नंबर 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72। 72। ओके। ओके सर। 37 में क्या बात कही गई है? 37 इज कॉन्सिक्वेंसेस। क्या होंगे सीक्रेसी डायरेक्शन में अगर कोई एप्लीकेशन जाती है? क्या ग्रांट से पहला मना है, कर सकते हैं कंट्रोलर? ग्रांट से मना नहीं कर सकते। अपीलेबल अगर है? ग्रांट हो जाती, अपीलेबल भी नहीं है। और अगर 100, ग्रांट होगी तो 101 उसका एंड 103 में यूज किया अगर इन्वेंशन को, तो सोल्यूशियम तो मिलेगा? सॉल्यूशन सॉल्यूशन भी मिलेगा। और इसमें रिन्यूअल फीस रिन्यूअल फीस भी लगेगी नहीं, सीक्रेसी डायरेक्शन में? नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया सर। 38 के किसके बारे में बात करता है? 38 इज एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। ओके, जितने देर फॉर्म के लिए, नंबर। हाँ, जितने दिन के लिए? जितने दिन के लिए वो सीक्रेसी डायरेक्शन में है उतना ही एक्सटेंशन ऑफ टाइम उसको मिल सकता है फॉर्म इसकी नंबर प्रोसीडिंग में। 18 के लिए? 18 के लिए आइदर विद इन 6 मंथ या 31 मंथ, और जो भी यहाँ पर एक्सपायर भी लेटर होगा। रूल नंबर कौन सा एप्लीकेबल होगा? 72। 72। ओके। ओके। 39? 39 इज FFL, फॉरेन फाइलिंग लाइसेंस। इसमें अगर किसी को बाहर इन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करनी है, इसमें दो ऑप्शन है, आइदर थ्रू FFL जिसमें फॉर्म 25 के थ्रू 1600 रुपये दे के कंट्रोलर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। कंट्रोलर अगर वो डिफेंस से रिलेटेड हुआ तो वो कंट्रोलर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन के बाद विद इन 21 डेज वो अलाउ करेगी कि इसको भेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सेकेंड ऑप्शन इज एप्लीकेशंस पहले इंडिया में फाइल्ड हो और विद इन 6 वीक वो फिर आउटसाइड इंडिया भी कर सकते हैं। आफ्टर 6 आफ्टर आफ्टर 6 वीक, सॉरी, आफ्टर 6 वीक वो कोई बात आउटसाइड नहीं इंडिया है भी कर सर। सकते हैं। एंड ये किस लोगों के लिए एप्लीकेबल है? उसे कहते क्या है, कौन से लोगों के लिए एप्लीकेबल है कि सबसे पहले उसे इंडिया में फाइल करना होगा? ये नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया। नॉन नॉन रेसिडेंट कर सकते हैं बाहर। ओके सर। जो रेसिडेंट है यानी कि कोई यूएसए से कोई पर्सन हाँ। इंडिया में आके रह रहा है और इंडिया के अंदर इंडिया के नेचर के सराउंडिंग में आके वो कोई इन्वेंशन कर रहा है, तो उसे भी रेसिडेंस ऑफ इंडिया माना जाएगा। ये सिटीजन ऑफ इंडिया की बात नहीं हम्म। है। ओके। correct। सेक्शन नंबर 40 टॉक्स अबाउट 40 इज कंट्रावेंशन। अगर 35 और 39 का
नहीं फॉलो हुआ तो पेटेंट है तो वो रिवोक हो जाती है, और एप्लीकेशन है तो वो अबेंडन हो जाती ओके, टू बी अबेंडेंड या हैव बीन अबेंडेंड, पीछे से जब वो फाइल हुआ था वहां से अबेंडेंड है। माना जाएगा, हैव बीन अबेंडेंड। टू एंड टू बी पेटेंट है तो अबेंडन। नहीं, हैव बीन अबेंडेंड जिस दिन वो फाइल हुआ था वहां से अबेंडेंड माना जाएगा, एप्लीकेशन है तो। और पेटेंट है तो टू बी रिवोक, यानी ओके। पेटेंट उसी दिन रिवोक माना जाएगा जिस दिन प्रूफ आया कि भाई इन्होंने 35 और 39 की बात नहीं मानी थी। ओके, पेटेंट टू बी रिवोक्ड एंड एप्लीकेशन हैव बीन अमेंडेड। हैव बीन अबेंडन। ओके। 41 सर नहीं नहीं 41 इज टू सर। बी हाँ हाँ रिवोक्ड नहीं है सर, वो लायबल टू बी रिवोक्ड है। हाँ, तो वही हुआ ना। जब तक 64 में कोई रिवोकेशन सूट नहीं आएगा तब तक रिवोक नहीं होगी। वही तो कहा कि 35 एंड 39 की जिस दिन बात हुई कि भाई ये प्रूफ हुआ कि भाई ये चीज हुई है, कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, उस दिन से उसे रिवोक माना जाएगा, पहले से नहीं। एप्लीकेशन है तो उसको पीछे से ही रिवोक अबेंडन माना जाएगा, वैसी है। अबेंडन। 41 में आगे बाजिया मैडम। ओके यस सर। जी, 41 क्या कहता है मैडम? कंट्रोलर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर्स फाइनल ऑर्डर्स होते हैं। neither can be called in IPAB nor in any court. 42 क्या कहता है? मैम सर यस सर। ओके, आईपीएबी को अब क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल आईपीएबी है प्रॉपर्टी, क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड। अब क्या हो गया उसकी जगह? आईपीडी एट हाई कोर्ट। यस सर। आईपीडी का फुल फॉर्म IPD इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन। डिवीजन डिवीजन। यस सर। एट हाई कोर्ट। एट हाई कोर्ट। ओके। 42 क्या कहता है? इसमें कंट्रोलर की इन केस ऑफ सिक्रेसी डायरेक्शन कंट्रोलर की पावर है टू एग्जामिन सिक्रेसी डायरेक्शन, ऐसी देखिए, कुछ मैं बात अगर है। आपसे ऐसे क्वेश्चन करूं कि हाँ। क्या कंट्रोलर जिस एप्लीकेशन का पब्लिकेशन नहीं हुआ है उस एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं? पब्लिकेशन नहीं हुआ है। हाँ, वो अ, कर सकते हैं। कर कब कर सकते सकते हैं हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पे। आदेश पर। यस सर। हाँ, क्यों चेक करने के लिए? जो सिक्रेसी डायरेक्शन है कि नहीं है एप्लीकेशन में, वो चेक करने के लिए। चेक करने के लिए। यस सर। हाँ, साथ ही में हम्म। उस एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, भले ही वो पब्लिश ना हुई हो, यस सर। अगर वो सिक्रेसी डायरेक्शन में है तो। ये बात कही गई है 42 में। ओके सर। सर 40 43 ग्रांट ऑफ अ पेटेंट, और इसमें वो मुझे तो आप ये बता दीजिए कि जी ग्रांट ऑफ अ पेटेंट का रिलेवेंस किस सेक्शन में है? सर सिग्निफिकेंस। सेक्शन 84। ओके, रिकॉर्डल डेट ऑफ पेटेंट का सिग्निफिकेंस। रिकॉर्ड सेक्शन 20 नहीं, याद नहीं आ वैसे रहा आता है सेक्शन 53 में रिन्यूअल फीस के लिए, बट उसका एक्चुअल सेक्शन है सेक्शन नंबर 142 सब क्लोज 4। एंड ओके डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट का सिग्निफिकेंस। सर सेक्शन 25(2) से। बहुत बढ़िया। 44 क्या बात करता है? सर सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ डेथ एंड सीज टू एग्जिस्ट, मतलब कि अगर कोई एप्लीकेंट की डेथ हो गई है तो फॉर्म नंबर 10 से जो लीगल हायर है उसको पेटेंटी बनाया जा सकता है बाय फीस 2400 रुपीज। एंड सीज टू हैव इफेक्ट का मतलब क्या है? सीज टू हैव इफेक्ट मतलब कि वो अब इफेक्ट में, मतलब वो इफेक्ट में नहीं है, अब वो काम नहीं कर रही। क्या काम नहीं कर रही? पेटेंट ना सर। नहीं मैडम, हाँ। देखिए, यहाँ पर जो पर्सन है उसकी Yes, डेथ sir. कब हो रही है उससे कोई रिलेवेंस नहीं है, चाहे एप्लीकेशन फेज में उसकी डेथ हो जाए या पेटेंट ग्रांट होने के बाद उसकी डेथ हो जाए। अगर कोई Okay. पेटेंटी है या एप्लीकेंट है जिसकी डेथ हो जाती है हम्म और उसके नाम पे पेटेंट है, तो उसका हम्म अमेंडमेंट
ये क्या कहा जाता है? अमेंडमेंट 44 में। उसका अमेंडमेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगा फॉर्म नंबर 10 से। और अगर कोई कंपनी है, कोई कंपनी, उसने क्या कहा है कंपनी को? कंपनी मान लीजिए, कोई कंपनी है जो सीज टू हैव इफेक्ट होती है एप्लीकेशन फेज में। समझिएगा, यहां पर डिफरेंस है। कब होती है सीज टू हैव इफेक्ट? एप्लीकेशन फेज में, और उसी के नाम पे पेटेंट ग्रांट हो जाती है। तो अब जो दूसरी कंपनी, जिसे वो कंपनी को टेक ओवर किया था पहले वाली, जो सीज टू हैव इफेक्ट हो चुकी है ग्रांट से पहले, वो अपने नाम पे पेटेंट करवाएगी बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 10। तो जो कंपनी वाली केस है, कंपनी वाली बात है, वहां पर सीज टू हैव इफेक्ट कब होना चाहिए? ग्रांट से पहले। बट एप्लीकेंट वाली जो बात है, वहां पर एप्लीकेंट या पेटेंटी की डेथ कभी भी हो सकती है, ग्रांट से पहले भी या ग्रांट के बाद में भी, एनी टाइम है। ओके मैडम। ओके सर। 45 क्या कहता है? डेट ऑफ पेटेंट इज इक्वल टू डेट ऑफ फाइलिंग। बहुत बढ़िया मैडम। 46 मल्टीपल इन्वेंशन, देन नो ऑब्जेक्शन। आफ्टर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट। यस सर, आफ्टर ग्रांट ऑफ पेटेंट। 47 47 सर्टेन कंडीशंस। सर्टेन कंडीशन इन क्या क्या जैसे नहीं कि माना जाएगा? इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। ओके, कौन कौन सी अगर 3 कंडीशन है? अगर गवर्नमेंट यूज करती है, और क्या नाम है, एनी पर्सन यूज फॉर सर्च एंड एक्सपेरिमेंट, और किसी को टेक्निकली साउंड करने के लिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, या फिर अदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह को, तब भी फॉर नॉन कमर्शियल यूज, तब भी इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। जो थर्ड क्लोज है उसके अंदर वो सारी डिस्पेंसरीज को ऑफिशियल गेजेट के थ्रू नोटिफाई करेगी सेंट्रल ओके गवर्नमेंट के, मैं इस डिस्पेंसरीज में दे रही हूँ मेडिसिन को, ड्रग्स को। ओके सर। परफेक्ट है मैडम। आप वैसे ब्रीफली तो आपने सही कहा है। रिसर्च एक्सपेरिमेंट एंड वो भी आ गया आपने, इम्पार्टिंग नॉलेज टू पीपल्स। ओके मैडम। रिसर्च 40 एक्सपेरिमेंट के लिए कौन यूज कर सकता है मैम? सर, रिसर्च एक्सपेरिमेंट के लिए एनी पर्सन कैन यूज। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे सर, अभी तो मैडम की पटरी एकदम फास्ट ट्रैक पे चल रही है, सर बहुत ही हाँ, स्पीडी कर रहा है। अभी तो गरारी चालू हुई है। 48 मैडम। Sir, right of patentee, and these are the negative right. For product, it is museo, making, using, selling, importing, and offer for sale. And for process, useo, no one should use. गलत Use, आंसर मैडम। huh? फॉर प्रोडक्ट पेटेंट यू आर करेक्ट। Yes, For sir. product patent, it is museo. Yes, sir. For process patent, it is only use, which you can restrict. And for product made by process patent, it is useo. Sir, ये बताया। Product made by process patent, it is useo. सिर्फ process patent के लिए use only, not more than that. Okay. बहुत बढ़िया मैडम। यही तो चीज है, यही छोटी छोटी बातें हमें करेक्ट करनी है। कितना इजीली समझ में आ गया। आप आज आपने ये सीख लिया, अब आप भूल नहीं करोगे। एक बार देख भी लीजिएगा उसको डायरेक्ट से, कंप्लीट हो हाँ, जाएगा। yes, sir. 49 Section 49 is for foreign vessels. Reciprocity, in case of any foreign vessel, aircraft, and land vehicle. come into the Indian territory for Uh, temporary period or accidentally. accidentally, yes, sir. 50 मैडम। Right of co-owner. कैसे होते हैं? Equal and individual rights to co-owners, and ओके, क्या um, एक दो को ओनर साथ में मिलके, यानी दोनों में से कोई एक पर्सन किसी और को लाइसेंस दे सकता है? sir, कंसेंट लेना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, कंसेंट लेना पड़ेगा सर, विदाउट ओके, कंसेंट नहीं हो सकता। जो परचेजर ने किसी एक से परचेज कर लिया तो परचेजर राइट इंटेक रहेंगे, यानी प्रोटेक्टेड रहेंगे कि नहीं? रहेंगे सर। ओके, और अगर कोई सेपरेट एग्रीमेंट है तो उन दोनों के बीच में?
तो फिर वो एग्रीमेंट के हिसाब से चलेगी बातें। हाँ सर, एग्रीमेंट के हिसाब से चलेंगे। 51 क्या कहता है? ओके दीपक सर 51 51 डिस्प्यूट सर, ओनर्स के अगर डिस्प्यूट्स है बीच में तो कोई भी कोई एक एक केस ओनर बताएंगे कि जहां पर डिस्प्यूट आपको समझ में आ रहा हो? क्या डिस्प्यूट हो सकता है? डिस्प्यूट्स है, अगर कोई लाइसेंस दे रहा है विदाउट एनी और कंसेंट, या उसको उसमें ऐतराज है दूसरा मना कर रहा है दूसरे या को फिर ओनर दूसरा मना दूसरे कर रहा है? हाँ दूसरे को ओनर को, तो वो कंट्रोलर को फॉर्म 11 फाइल करके रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और कंडीशंस बता सकते हैं वो क्यों लाइसेंस देना चाहता है। और और कब तक उसका इसमें रिप्लाई करना होगा दूसरे पर्सन को? इसमें दो ऑप्शंस हैं, या तो कंट्रोलर उनको बोले कि आपस में सेटलमेंट कर लो, या फिर हम्म, कंट्रोलर जो ऑर्डर देंगे उसको विद इन 14 डेज उनको रिप्लाई करना होता है। बहुत बढ़िया। अगर वो नहीं माना तो दूसरा पर्सन? नहीं माना तो कंट्रोलर का डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा। और कंट्रोलर ये भी कह सकते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन दूसरे जो हम्म, पर्सन है वही साइन कर दे। हम्म, 52 सर। 52 सेम एज सेक्शन 26 है, जिसमें रॉन्गफुल obtaining है, बट इस केस में हाई कोर्ट के ऑर्डर के विद इन 3 months हमें फाइल करना फॉर्म होता है। नंबर फॉर्म 12 जिसकी फीस है 2400। सर 53 53 टर्म 20 साल का टर्म रहता है पेटेंट का। और इसमें अगर कन्वेंशनल एप्लीकेशन के थ्रू आई है तो जब वो इंडिया में आई है तब से 20 years का लगेगा, और पीसीटी के थ्रू आई है तो पीसीटी के फाइलिंग डेट से 20 years का रहेगा। इंटरनेशनल फाइलिंग डेट से। बहुत बढ़िया इंटरनेशनल सर। फाइलिंग डेट। 54 54 पेटेंट ऑफ एडिशन, अगर उस इन्वेंशन में कुछ एडिशनली ऐड करना है तो एक नई एप्लीकेशन उसका रेफरेंस लेते हुए फाइल कर सकते हैं, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 फाइल करके। सही है। तो सर ये कब पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल होता है? वो बिफोर एंड आफ्टर कभी भी कर सकते हैं ग्रांट। बिफोर ग्रांट और आफ्टर ग्रांट। ओके, डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद कभी भी कर सकते हो, उसी दिन या हाँ कभी हाँ, भी। और उसकी कभी भी ग्रांट यस। कब मिलती है? पहले मेन पेटेंट की ग्रांट होगी, उसके बाद ही वो ग्रांट होगा। उसी दिन या और उसके अगर ये बाद ग्रांट में हो कभी गई भी? तो उसको रिन्यूअल भी नहीं देना होता है। क्या बढ़िया है सर। और अगर वो रिवोक हो 55 जाती है मेन एप्लीकेशन तो वो रिन्यूअल उसका होगा। ठीक है, 55। ये क्या डायरेक्टली वही जो आप बता रहे हैं वो 55 में ही है? टर्म ऑफ द पेटेंट की बात है। हाँ, टर्म ऑफ अगर ये द रिन्यूअल पेटेंट। रिन्यूअल आपने कहा कि देना पड़ता है, अगर मेन पेटेंट रिवोक हो जाती है तो वो तो उसके बाद इंडिपेंडेंट में में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं, कन्वर्ट नहीं होती है सर, हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। रिक्वेस्ट करनी। ओके। और रिक्वेस्ट करने के बाद वो इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह वर्क करेगी। फिर बाकी के 10 ईयर का उसे रिन्यूअल फीस भी देना पड़ेगा, जो आपने देना बात सही पड़ेगा कही सर। है। आते हैं 56 में। एक ही क्वेश्चन, किस उसका बेसिस फीस पे कितना है वैलिडिटी? सर? हाँ, सर पेटेंट ऑफ एडिशन सर फाइल करने का फीस कितना है? फॉर्म 2 का कोई फॉर्म फीस नहीं सर, और फॉर्म 1 का? 800 रुपये, 800 हाफ अरे हो जाती है। क्या बात है सर, बहुत अगर बढ़िया। अगर इंडिपेंडेंट पेटेंट में कन्वर्ट करना है तो कितना फीस है सर? मेन पेटेंट रिवोक हो गई और इंडिपेंडेंट पेटेंट में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा रिक्वेस्ट के लिए, और उसकी फीस कितनी है? ये नहीं पता है सर, बता दो। फॉर्म नंबर 30 दिनेश सर, एंड फीस 2400। 2400 रुपीज। ओके। परफेक्ट। तो फिर यहाँ पर और एक क्वेश्चन आएगा दीपक दिनेश सर, कि अगर एक दोनों पेटेंट ग्रांटेड है, पहली भी पेटेंट ग्रांटेड है, दूसरी भी पेटेंट ग्रांटेड है, मगर दूसरी पेटेंट पहली पेटेंट का मियर एडिशन है, यानी मॉडिफिकेशन है, तो क्या दूसरी पेटेंट को पेटेंट ऑफ एडिशन के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है? यस। ओके। और अगर किया जा सकता है तो उसमें कौन सी कंडीशन मैच होनी चाहिए? पहली पेटेंट की फाइलिंग डेट दूसरे पेटेंट की फाइलिंग डेट से पहले या उसी दिन पहले। होनी चाहिए। हाँ। दैट इज द ओनली कंसेप्ट। ओके,
पेटेंट ऑफ एडिशन को किस बेसिस पे जज नहीं किया जाएगा? इन्वेंटिव स्टेप। क्या नोवेल्टी देखी जाएगी? यस सर, नया होना चाहिए, नोवेल्टी होनी बहुत चाहिए बढ़िया इसमें, सर। बट 57 क्या इन्वेंटिव। बात करता है? 57 है अमेंडमेंट। अगर फॉर्म फॉर्म 1 में नंबर। अमेंडमेंट है, फॉर्म 13 के थ्रू अगर फॉर्म 1 में अमेंडमेंट है तो 320 रुपये दे के कर सकते हैं। अगर फॉर्म 2 में बिफोर ग्रांट अमेंडमेंट है तो 800 रुपये, और आफ्टर ग्रांट 1600 रुपये। ओके, मान लीजिए कि मेरी पेटेंट ग्रांट हो गई और अब मुझे नेम करेक्ट करवाना है पेटेंट में, तो तो नेम एडिशन के लिए फॉर्म 13, 320, फॉर्म 1। नहीं सर, फिर आएगा फॉर्म 30। पेटेंट अगर ग्रांट हो जाती है ना, फिर दो पर्पस के लिए फॉर्म नंबर 30 यूज होता है। एक है फॉर्म नंबर 30 320 रुपये नेम या एड्रेस अल्टर करवाने के लिए एज पर रूल नंबर 94 सब क्लोज 1। एंड दूसरा है एडिशनल एड्रेस ऐड करवाने के लिए, वो है फॉर्म नंबर 30 ₹800 एज पर रूल 94 सब क्लोज 3। ये दोनों चीज ग्रांट के बाद होती है, पेटेंट एजेंट के रजिस्टर मॉडिफिकेशन है। और सिमिलरली एज पर रूल नंबर 117, अगर पेटेंट एजेंट भी अपना नाम चेंज करवाना चाहता है या डेजिग्नेशन चेंज करवाना चाहता है तो उसके लिए भी फॉर्म नंबर 30 एंड फीस है 320 रुपये। आते हैं 58 में। जी सर, सर पेटेंट एजेंट 330 वाला आपने बताया, पेटेंट 30 एजेंट वाला। में भी 30 और पेटेंट ग्रांट होने के बाद नेम एंड एड्रेस को अल्टर करवाने के लिए या एडिशनल फीस एडिशनल एड्रेस ऐड करवाने के लिए भी 30। ये तीन पर्पस के लिए 30। बाकी पहले एप्लीकेशन में नेम या एड्रेस अल्टर करवाना है तो 1313 320 रुपये। बिफोर ग्रांट स्पेसिफिकेशन में अमेंडमेंट करना है तो 800 रुपये। आफ्टर ग्रांट स्पेसिफिकेशन में अमेंडमेंट करना है तो 1600 रुपये। और आफ्टर ग्रांट अगर अमेंडमेंट हुआ तो क्या होगा सर उसका? पब्लिकेशन होगा। और पब्लिकेशन से कितने महीने में पर्सन इंटरेस्टेड ओपोज कर सकता है? 3 months, विद इन 3 months। ओके, विद इन 3 months। एंड कौन सा फॉर्म? फॉर्म 14। फीस फीस 2400। 2400 रुपये। जी सर। 58 में ये 57 का अमेंडमेंट है, वो किसके सामने होता है? 58 में हाई कोर्ट के सामने होता है। 57 में 57 में कंट्रोलर। अब 58 में हाई कोर्ट के सामने हाई अमेंडमेंट कोर्ट के सामने कब होगा सर? हाई कोर्ट के सामने अमेंडमेंट हाई कोर्ट में चीजें कब जाएगी? रिवोकेशन के टाइम पे, जब रिवोकेशन करता है। बस बस। और ये क्या एप्लीकेंट खुद लेके जाएगा हाई कोर्ट का डिसीजन लेके कंट्रोलर के पास, या नहीं, हाई इसमें कोर्ट का अगर डिसीजन? रिवोकेशन प्रोसीडिंग में हाई कोर्ट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, आइदर टू रिवोक द एप्लीकेशन या रिवोक द पेटेंट, और डू सम अमेंडमेंट इंस्टेड ऑफ रिवोकेशन। ये बरोबर है सर, बट हाई कोर्ट अपना जो डिसीजन है वो खुद कंट्रोलर को भेजेगी या फिर एप्लीकेंट को कंट्रोलर को देना है? कंट्रोलर को भेजेगी। हाई कोर्ट ही भेजेगी। 59 सर, ABCDEF क्या है? अमेंडमेंट बाय दी वे ऑफ करेक्शन। सी इज करेक्शन, डी इज डिस्क्लेमर, मतलब क्लेम को हटा देना, ई मतलब एक्सप्लेनेशन, और इसमें एक एफ भी बताया था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्चुअल फैक्ट। ओके। अब एक बार अमेंडमेंट आफ्टर ग्रांट हो गया, फिर ओपोजिशन का भी पीरियड आ गया, वो कंप्लीट हो जाने के बाद एक ही चीज से आप रिवोक करवा सकते हैं पेटेंट को, और वो क्या है? फ्रॉड। फ्रॉड, हाँ। बेवफा अगर निकल जाए तो, वो गीत आता है ना, बेवफा 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 निकली है तो, वैसा याद रखिएगा। 60 60 इज रिस्टोरेशन,
of the lapse कब patent लैप्स होता है 20 पेटेंट? years। अगर उसको रिन्यूअल फीस नहीं भरी है कब तो तक जब रिन्यू से करवा सकते हैं, रिस्टोर करवा सकते हैं? विद विद इन इन 18 मंथ, विद इन फॉर्म 18 नंबर मंथ। फॉर्म नंबर 15, 2400 रुपये फीस, है, हाँ, 2400। रूल 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 होगा इसका 80, रूल 80, 81, 82 ऐसे ही होंगे। 80 सर, 80। ओके, रूल याद नहीं है सर। 84 माय मिस्टेक सर, मैंने भी गलती कर दी। 84 मेरी भी अभी क्या है ना, दिमाग बत्ती जली नहीं है। चलो 84 है रूल नंबर सर यहाँ पर। 84, 85, हाँ 86 ये 3 रूल होते हैं रिस्टोरेशन के। 84 यहाँ पर आएगा 60 में, 85 आएगा प्रोसीजर में। ओके चलिए आगे प्रोसीजर बढ़ते हैं। 61। हाँ बाजिया मैम 61। सर प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। कौन सी 2 कंडीशन देखी जाएगी? हाँ सर, अनइंटेंशनल होना चाहिए, अनडू डिले होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर कंट्रोलर नहीं माने तो क्या होगा? अगर कंट्रोलर नहीं माने तो कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि वो रिस्टोर हम्म, करेंगे या नहीं करेंगे। पहले माने नहीं, वो आपकी कंडीशन ही नहीं माने तो आप 1 महीने के अंदर अंदर क्या कर सकते हो? रिक्वेस्ट फॉर हियरिंग कर सकते हो। हाँ हाँ, रिक्वेस्ट फॉर और हियरिंग, अगर यस। मान गए, और अगर मान गए कि चलो ठीक है आपका रिस्टोरेशन करने दिया जा रहा है, तो फिर कंट्रोलर क्या करेंगे उसको? सर उसके लिए हमें एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। हम्म, और ओपोजिशन कब आएगा? जब पर्सनल इंटरेस्टेड रिक्वेस्ट करेंगे ना फॉर कहाँ से? कहाँ से, समझ नहीं आ रहा मुझे सर। पर्सन इंटरेस्टेड 2 महीने में ओपोज कर सकते हैं, हाँ सर। मगर कहाँ से? ये है ना तिकड़म वाला क्वेश्चन है। चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर ये लिखिए इसका। 2 महीने की टाइमलाइन कहाँ से स्टार्ट होगी मैडम? ये सर 2 महीने की टाइमलाइन लास्ट, कहाँ से स्टार्ट होगी? सभी लोग आंसर दीजिए जितने लोग हैं। कंट्रोलर के डिसीजन से सर। कंट्रोलर के डिसीजन से सर। कंट्रोलर ने तो ये डिसीजन दिया कि चलो मानता हूं, मैं आपको रिस्टोर करने देता हूं, तो वहां से तो 1 महीने में आपको एडिशनल फीस फाइल करनी है। सर वो फॉर्म 14 जब पब्लिकेशन होगा तब से। फॉर्म 14 या 15? फॉर्म 15 जो रिस्टोरेशन का दिया है, जी सर, वहां से। और फॉर्म 14 बहुत के थ्रू बढ़िया। अपोजिशन होगा। जी हम्म, सर, ठीक है। जी सर। जी सर। ओके अब मैडम आगे बढ़ते हैं। हम्म 62। सर, प्लीज राइट ऑफ 40। पेटेंटी ड्यूरिंग लैप्स पीरियड। जी का फॉर्म 40 सर, वो तो एक ही बोल दिया है दीपक सर ने पहले, 2400 रुपये तो। ओके बाजिया मैडम को बोलना है। हाँ मैडम फॉर्म 14 की फीस। 2400 सर। परफेक्ट मैम। ओके 62। सर नो इन्फ्रिंजमेंट ड्यूरिंग लैप्स पीरियड। बहुत बढ़िया। और अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो पेटेंटी को क्या कंपेंसेट करना पड़ेगा उसे? हाँ, डैमेजेस मिलेंगे सर। ओके डैमेजेस चलो कंपेंसेट करना पड़ेगा। हाँ सर। तो इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है, इन्फ्रिंजमेंट का तो सूट कर ही नहीं सकता है पेटेंटी, बट हाँ पेटेंटी सर। की गलती थी और किसी ने ऐसा मान लिया कि अब पेटेंटी वापस नहीं आने वाला है, तो उसने हाँ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उसकी मशीनरीज और सारी चीजें जितने भी खर्चे किए होंगे वो हाँ कंपेंसेट करना पड़ेगा पेटेंटी को। यस सर। सर 63। 63 सरेंडर ऑफ पेटेंट, मैम हम्म, फॉर्म नंबर 30। जी मैडम कुछ पूछ रहे हैं, पहले रजत सर का आंसर दीजिएगा। लैप्स पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है? लैप्स पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है सर? डेट ऑफ लैप्स से लेकर के जब तक की डेट ऑफ पब्लिकेशन नहीं होता रेस्टोरेशन का। रेस्टोरेशन का पब्लिकेशन की एप्लीकेशन का पब्लिकेशन? सर डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अच्छा, रेस्टोरेशन मुझे ये बताइए पहले, का। मुझे ना थोड़ा सा रिस्टोरेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए एक बार। मान लो मेरा पेटेंट है, मैंने फॉर्म 15 डाला, मेरा लैप्स हो गया, यस सर।
मैंने रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन डाली फॉर्म 15, उसके बाद का प्रोसेस बताइए। सर एप्लीकेशन ऑफ रेस्टोरेशन डालेंगे, अगर अपोजिशन आएगा उसके बाद फिर क्या नाम है, पब्लिकेशन होगा रेस्टोरेशन का। ऑपोजिशन कौन करेगा? नहीं, घबराओ मत मैम, आप घबरा रहे हो, घबराओ मत, आप शांति से सोच हाँ। के आंसर दो। मैडम देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ पता है, हाँ। आपको ये चीज नहीं समझ में आई ना कि वो ओपोजिशन कहाँ से आएगा, तो फिर आप सारी चीजें बोलने से घबरा रहे हो। ये दिखा आपको, ये समझ में आई बात? यानी आपको जो आता है उसको भी आप नहीं बोल रहे हो, समझ रहे हैं? आपको ये तो पता है कि क्या दोनों कंडीशन को चेक किया जाएगा, अभी आपने बताया। हम्म कौन सी दो कंडीशन को चेक किया जाएगा? सर ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है, ब्लैंक हो जाती हूँ सर। ब्लैंक नहीं होते हैं आप है ना, या तो कोई आपको कोई मीन्स मार रहा है वहां पर आपको कि भाई आपको कुछ नहीं आएगा तो मैं मार दूंगा आपको, ऐसा कोई जान से धमकी दे रहा है मारने की? मैंने दी हुई है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना मैडम, ट्रोमा तो कुछ नहीं होता है। देखिए कुछ नहीं होता है, चीजें बहुत सिंपल होती है सर कि आप, रजत सर आए ना तो प्रॉब्लम हो गया। रजत नहीं सर नहीं प्रॉब्लम कंफ्यूज नहीं है हो मैडम, गए। उन्होंने इनफैक्ट रजत सर ने बहुत सही क्वेश्चन किया है बाजिया मैडम के लिए। अगर बाजिया मैडम ये वाले ट्रोमा में एग्जाम में फंस गए ना, पूरा पेपर गलत हो जाएगा उनका, इसलिए नहीं अभी होना नहीं, जरूरी है ये। सर उनको आप तो लगा कि आप रजत दोनों सर ने मिलकर के पूछा हमको है तो बच्चों को कुछ डरा तो रहे हो। अलग होगा। रजत सर ने क्वेश्चन किया है तो कुछ तो अलग होगा, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा है बाजिया मैडम? क्योंकि बाजिया मैडम ही रजत कुछ नहीं सर बोल पूछते हैं रहे। ना तभी सोचना पड़ता है कि सर ने क्या पूछा है, हाँ, हमें भी होता है इसलिए ना, आता है तभी उल्टा हो जाता है सर। मैं तो पहले रजत सर को सुनती हूँ कि सर ने क्या बोला है। नहीं तो घूम के उत्तर नहीं देना है। सही सही होता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। सही है बाजिया मैम, वंस ये अगेन। ये अलग ट्रॉमा चल रहा है सर मेरे नाम का। सर तो अच्छी, सर सब लोग सुनते हैं, पहले आपको रजत सर ने पूछा है, अच्छे से सुनना है अभी। सही बात है मैडम। बाजिया मैम, यस सर। यस मैम। 60, अब अभी आपने फॉर्म नंबर 15 फाइल किया, यस सर। अब क्या होगा? सर पब्लिकेशन एप्लीकेशन रेस्टोर के लिए वो एप्लीकेशन रेस्टोर होगी। सर एप्लीकेशन रेस्टोर होगी ना? मगर उससे पहले कंट्रोलर चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ कंट्रोलर चेक करेंगे। और कंट्रोलर मना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। क्यों करेंगे मना? सर अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो मना कर देंगे। क्यों सेटिस्फाइड नहीं होंगे, किस कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं होंगे? अनड्यू डिले एंड, हाँ अनड्यू डिले और अनइंटेंशनल से। हाँ अगर कंट्रोलर ने मना कर दिया तो 1 महीने में आप क्या कर सकते हैं? सर हियरिंग के लिए जा सकते हैं। ओके। सही है। अब मान लीजिए कि कंट्रोलर ने हाँ कह दिया कि चलो रिस्टोर कर दो, तो क्या कर सकते हैं? सर एडिशनल फीस दे करके रिन्यू वो रेस्टोर करवा सकते हैं। और साथ में कौन सी फीस देनी पड़ेगी एडिशनल फीस के साथ? अनपेड फीस। अनपेड अनपेड फीस। फीस, यस सर। सही है। एडिशनल फीस कितनी होती है? सर एडिशनल फीस होती है 4800। देखिए इतनी डिटेल पता है आपको, ये कौन से स्केड्यूल से मिलती है आपको सर 4800? फोर्थ से। फोर्थ स्केड्यूल से, ये भी पता है तो अब मैडम क्या पता नहीं, एक ही चीज पता नहीं है, पर्सन इंटरेस्टेड ओपोजिशन कब करेगा? पर्सन इंटरेस्टेड अपोजिशन कब करेगा, अगर उसको। फॉर्म नंबर 15 का जब पब्लिकेशन हुआ ना, वहां हाँ से 2 महीने में। ओके। फोर्थ स्केड्यूल से कहाँ से आएगी सर एडिशनल फीस? फर्स्ट स्केड्यूल फीस स्ट्रक्चर से आएगी। सर ये शेड्यूल का अवॉर्डिंग एक बार कोस्ट, बता दो। कोस्ट ये में तो अवॉर्डिंग, कॉस्ट नहीं अवॉर्डिंग है सर, कोस्ट, ये कॉस्ट नहीं है सर, ये एडिशनल फीस। एडिशनल। जी सर आप क्या बता रहे थे दीपक सर?
ये सर मैं पूछ रहा था, ये शेड्यूल का आप एक बार बता दो क्या होता है कैसे। हाँ, ओके ओके। शेड्यूल 1 क्या होता है सर? शेड्यूल 1 फीस जो हम सारी बोलते हैं ना, ये जो फीस बोली हमने, वो होती है शेड्यूल 1 से। ये फॉर्म की इतनी फीस है, वो फॉर्म की इतनी फीस सर है, वो वो शेड्यूल 1 में दिखा, मेंशन है। पेज खोल के दिखाता हूँ जी। फिर फॉर्म नंबर, सॉरी, शेड्यूल 2 में क्या है सर? फॉर्म्स। हाँ, फॉर्म्स। चलो, शेड्यूल 3 में क्या है रजत सर? फॉर्म ऑफ पेटेंट। ओके, 4 में क्या है? स्केल ऑफ कॉस्ट। 5 में क्या है? पीसीटी का फी स्ट्रक्चर। 6 में क्या है? मिसकंडक्ट बाय पेटेंट एजेंट। कोड ऑफ कंडक्ट। वैसे मिसकंडक्ट नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट। मिसकंडक्ट का सिर्फ फॉर्म नंबर 34 है शेड्यूल 6 में। शेड्यूल्स की 6 इज अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स है उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट के। फॉर्म 34 नहीं है। ये आपने कहाँ से कंक्लूड किया? खोलो। जैसे कि शेड्यूल 6 कहाँ से खोलो भाई? दिया हो तो खोलो अरे ना। तो नोटिस खोलो ना, हाँ, एडवर्टीजमेंट नोटिस खोल उसमें दे देते हैं। रखा है। 6 शेड्यूल का दीपक, मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट। शेड्यूल 1 में सर आपने बताया था फीस, शेड्यूल 2 इज फॉर फॉर्म्स। ये रहा सर। शेड्यूल 1 फीस, शेड्यूल 2 फॉर्म, शेड्यूल 3 ग्रांट का सर्टिफिकेट, फॉर्म ऑफ पेटेंट, सॉरी, हाँ वही है। जो फिर पेटेंट शेड्यूल ग्रांट होने पे सर्टिफिकेट मिलता है उसका जो सैंपल है बस। सैंपल है। फोर्थ शेड्यूल में स्केल ऑफ पोस्ट। स्केल ऑफ हाँ, सही पोस्ट। बात है। इसमें 4800 नहीं है। ये सर जब भी लिटिगेशन होती है ना इन फ्रंट ऑफ कंट्रोलर, तो वो चीजों में कितने रुपीस लगते हैं, वो बात है। 4800 मैडम शेड्यूल 1 में है। हाँ, बाजिया मैडम, ये इसमें नहीं है। 4800 वो कॉस्ट नहीं है, वो एडिशनल फीस ही है। यानी वो शेड्यूल 1 से फीस है। Okay. खोलो, उसमें दी हुई है। हाँ हाँ, दी है, याद आया। फर्स्ट शेड्यूल नहीं है, मगर वो लगता है ऐसे है ना, पेनल्टी के जैसा लगता है। यही तो बात है सर, वो पेनल्टी नहीं है। अरे भाई, वरना अगर वो लगता वैसा। पेनल्टी होती तो सिर्फ एडिशनल फीस दे के रिस्टोर हो जाता, ग्राउंड्स की जरूरत ही नहीं थी। एडिशनल फी है ये, फी है फॉर रिस्टोरेशन अंडर सेक्शन 61(3) एंड रूल 86। और सर अब सिक्स्थ मिसकंडक्ट में आते हैं। मिसकंडक्ट का कहा गया ना? 5, शेड्यूल 5 बता दो सर, शेड्यूल 5 में क्या था। पीसीटी, पीसीटी की फीस। फीस। सर्च फी, एडिशनल फी, पोस्ट फी। परफेक्ट। और अब ये देख लेते हैं शेड्यूल 6 वाला, एक उसे कवर करते हैं। मुझे लगता है कि फॉर्म नंबर 34 है उसमें। कोड ऑफ कंडक्ट के जो रूल्स हैं कि क्या फॉलो करना है एक पेटेंट एजेंट को। नेशनल पॉलिसी, क्या अरे इसमें से भी निकाल दिया इन लोगों ने? व्यू ऑल कर लीजिए। यह तो रहा है, पीछे जाइए, पीछे पीछे। हाँ ये नवंबर सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट। हाँ ये नीचे आइए, नीचे नीचे हाँ हाँ नीचे। सर, मेरे में मैं अकेला अकेला यहाँ पर दिखता हूँ ना, तो आधी स्क्रीन तो मेरी यही आ जाता बस हूँ। ये है, हाँ ऊपर 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 ये है 6th शेड्यूल, नीचे कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पेटेंट एजेंट। पेटेंट एजेंट को कैसे काम करना चाहिए, उसका बिहेवियर, प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होना चाहिए। रूल 119A(3). परफेक्ट सर, ये है कोड ऑफ कंडक्ट। Every patent agent shall follow the recognized standard of professional conduct and discharge their duties in the interest of the patent applicant
in the discharge of such duties, A issues letter of engagement for such client, mentioning scope of service to ensure that the client understands scope of work of patent agent. सर ये मेन्यू को Sir- बंद कर दीजिए साइड में से, ऊपर 3 लाइन्स है ना, उस पे क्लिक कीजिए। हाँ, थोड़ा Shall बड़ा कीजिए, थोड़ा बड़ा कीजिए ऊपर। हाँ, बस। shall act with reasonable care and due diligence and conduct its dealing with the clients with utmost good faith and integrity at all times. Must maintain knowledge and skill relevant to the provided patent agent services. Shall at all times ensure compliance with all applicable laws, regulations, order, and any other legal requirement. An agent shall not be engaged in any unethical practice, nor make permit or cause to be made by any misinterpretation or any false, misleading, ambiguous, inaccurate, or fraudulent claim, warranty, or statement. Should appear in proceedings at all times only in presentable manner. फिर पूरा है पेटेंट एजेंट सेल क्या कर सकता है। बी नो एजेंट सेल ये है, ओहो ये पढ़ा तो है है, कोड ऑफ डॉक्यूमेंट कंडक्ट। आपने दिया भी मेन था। सर ये है, नो एजेंट विड्रॉ फ्रॉम पेटेंट एप्लीकेशन, ये मेन है सर, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे देखना। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल, यानी चार्जेस भी नहीं दिए तो भी उसको निकाला नहीं जाता है, बोलो फ्री में काम करो। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल चार्जेस एक्सेप्ट, पूरा तो पढ़ो ऊपर से। no agent shall withdraw from patent application without just and reasonable cause except for non-payment of professional charges within a stipulated period, or if he is unable to obtain instruction from the client or locate the client, provided the agent is able to show exercise of reasonable due diligence on his part, or the agent seeks to retire from practice, or the client's conduct is dishonorable in bad faith, provided that the withdrawal would be proceeded by a notice in writing of not less than 30 days to the client. 30 डेज का सर वो Withdrawal would be proceeded by a notice in नोटिस writing पीरियड देना पड़ेगा 30 दिन का, तभी कर सकते कि हैं। भाई मैं निकल रहा हूं यहाँ से। ये एक उस- क्वेश्चन बन सकता है इसमें, मिनिमम या ये फिर चार- पूरा ABCD ये ABC में आ सकता है। ये मल्टी करेक्ट में आएगा डायरेक्ट, देखना। हम्म। मगर ये वैसे भी है ना, समझ में कॉमन सेंस से भी आ जाते हैं ऐसी चीज है। सर common ये है sense- जो 30 दिन की जगह पर 60 दिन में लिख दूं तो शायद उसमें चेंज हो जाए। बाकी क्या ही है इसमें, मुझे तो नहीं लग रहा, कॉमन सेंस से भी वही आएगा आंसर। एजेंट्स ड्यूटी टुवर्ड्स द पेटेंट ऑफिस, फिर आता है ड्यूटी टुवर्ड्स फॉलो प्रोफेशनल्स। बस अब खत्म हुआ, यहां तक है 6 के ड्यू। कोड ऑफ कंडक्ट पूरा परफेक्ट। और इसका लिंक मैं भेज दूं किसी को पढ़ना है तो वापस ग्रुप में। नहीं, ये सर आपने भेजा था पहले भी, वो कर लेंगे उसको फॉलो। भेज दो सर, एक बार फिर से भेज दो। ये भेज दूं। वापस आते हैं अपने सेक्शन पे। कहाँ थे हम? सर सेक्शन 63। तो 63 में सरेंडर की अगर रिक्वेस्ट डाली है तो उसे ओपोज कितने दिन तक किया जा सकता है? सर 3 months। कौन कर सकता है ओपोज? Any person interested। by filing form number 14।
14। 64 का शॉर्ट की क्या है? सर मैंने तो ऐसे ही याद किया है, मुझे शॉर्ट की से याद नहीं होता। बोलिए आपने क्या याद किया है? सर prior claim section 6, wrongfully obtained section 3, no, known or use obvious, uh, industrial capability, best method not described, uh, scope not defined, uh, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। representation, patentability हम्म criteria, section 8, section 40, सीक्रेटली यूज्ड। अच्छा secretly use, फिर विच section 8 हाँ, फिर violation, 840 आ गया। हम्म फिर अमेंडमेंट बाय फ्रॉड, बायोलॉजिकल मेथड एंड टीकेडीएल। बस हो गया मैडम। एबीटी न्यूज पे आया, सारी चीजें बता दी आपने। जी चलिए 65। सर 65, कंट्रोलर कैन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिवोक कर सकती है, अगर कोई भी पेटेंट में एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई कुछ आ रहा है, ग्रांट हो चुकी है तो। ग्रांट हो चुकी है तो। जी 66। 66 इज रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देखिए कोई मैडम, जी 65 में ये है कि अगर कोई पेटेंट अमेंड हो चुकी, सॉरी पेटेंट ग्रांट हो चुकी है जिसमें एटॉमिक एनर्जी है, हाँ तो फिर वो पेटेंट को या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर को कह के रिवोक करवा सकती है, या फिर उसमें अमेंडमेंट के भी चांसेस है, अमेंड भी हो सकता है। हाँ 66 में है कि पब्लिक पर्पस के लिए यानी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो एक्सरसाइज अगेंस्ट में हो रही है, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट हो रहा है पेटेंट, तो उस पेटेंट को रिवोक कर दिया जाएगा, मगर दोनों केसेस में पेटेंटी को सुना जरूर जाएगा। यस सर। 67। 66 में हेयरिंग नहीं है सर शायद। है। हियरिंग है सर। हेयरिंग है, अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट नहीं है। हम्म हाँ amendment। इसमें डायरेक्ट रिवोकेशन होता है ऑफिशियल हाँ, गैजेट में पब्लिश करके, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अमेंडमेंट नहीं है, डायरेक्ट वो होगा। बाजिया मैम 67। सर रजिस्टर ऑफ पेटेंट, उसमें ऑल द एड्रेस असाइनमेंट और क्या नाम है, जो जो भी सब इंफॉर्मेशन है वो सब कंट्रोलर मैनेज करते हैं, और ई रजिस्टर में और क्या नाम है सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में मेंटेन करते हैं, और बस उसमें बस मैडम, देखो जो जो सेक्शंस में इंफॉर्मेशन ज्यादा है ना, उस पे ज्यादा बहुत फोकस मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस टेंजिबल बनेंगे ना तो यहाँ से ही बनेंगे, जो मेन मेन जो हम फील्ड्स या फॉर्म्स या रूल्स कहते हैं वहां से। तो ये सारी चीजें हमें पता है करेक्ट, कि नाम होता है रजिस्टर में, डेट ऑफ पेटेंट होती है, डेट ऑफ फाइलिंग होती है, वही वाली बात है। हाँ मगर एक चीज आप कह सकते हैं, क्या नहीं हो सकता है? नोटिस ऑफ ट्रस्ट। हाँ बस वो याद रख लीजिए। 68 में क्या है? सर 68 में सर वो उसमें मान लीजिए आपने और मैंने अपनी पेटेंट आपके नाम पे कर दी, सिर्फ हाँ, मैंने एक कागज आपको दिया है, एफिडेविट बना के दे दिया, हम्म, तो क्या पेटेंट ऑफिस मान लेगा? नहीं सर, वो रिटन होना चाहिए और ड्यूली एग्जीक्यूटेड होना चाहिए। ओके 69। सर हाँ जी। बाजी मैम, यस सर। अगर मुझे रजिस्टर में नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी ऑल्टर करना है तो? सर अल्टरेशन का मैडम पेटेंट के रजिस्टर में करना है, बात यहाँ पर है। अगर आपने यस 57 में ध्यान से सुना होता कि हाँ पेटेंट ग्रांट होने के बाद कौन सा फॉर्म आता है? सर 57, हाँ मुझे एक मिनट सर। ग्रांट होने के बाद
30 सर बताया था सर। फॉर्म हम्म फॉर्म 30 की बात हो रही सर। हाँ। फीस जी। तो फीस 320 रुपीज फी दे करके अल्टर करवा सकते हैं नेम एंड एड्रेस। और अगर मुझे ऐड करना है कोई एड्रेस, एडिशनल एड्रेस? सर शायद फॉर्म 13 एडिशनल एड्रेस ऐड करना है। आफ्टर ग्रांट बोल रहे हैं वो, जो भी आफ्टर चीजें बोल रहे हैं वो रजिस्टर के बारे में बोल रहे हैं, 67 का रेफरेंस लेके बोल रहे हैं। ओके ओके आफ्टर हम्म ग्रेजुएशन। हाँ। मैम आप घबराओ मत, नहीं, आप घबरा नहीं घबरा रहे, हम रहे रिकॉल नहीं कर पा रहे। घबरा रहे याद नहीं आ रहा अभी। मैम दीपक सर, फॉर्म 30 है सर। रुपीज रुपीज आई थिंक 1600, 800 800 ही है। हाँ ओके। 20 yes। एडिशनल एड्रेस के लिए। हाँ सर याद आ गया। रूल नंबर रूल नंबर सर 94। 4। यस सर। 94 का सब क्लोज 1, वो हाँ नेम एंड ऑल्ट्रेशन। एड्रेस को अल्टर करने के लिए, एंड सब यस क्लोज 3 एडिशनल एड्रेस के लिए। यस सर। 69 बाजिया मैम। सर रजिस्ट्रेशन ऑफ असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन फॉर्म नंबर 16 रूल नंबर 9 रुपीज। 1600 रुपीज। ओके, और कौन फाइल करेगा फॉर्म नंबर 16? सर पेटेंटी असाइनी मॉर्गेजी लाइसेंसी। परफेक्ट। कब कब ये एंटरटेन नहीं करेंगे, कंट्रोलर इस पे डिसीजन कब कब नहीं देंगे? जब तक मतलब कोर्ट का डिसीजन नहीं होगा तब तक कंट्रोलर किस केस में, किस केस में कोर्ट का डिसीजन? सर असाइनमेंट के केस में शायद। वाई? मान लीजिए कि आपकी पेटेंट पे एक बाजू रिवोकेशन का या इंफ्रिंजमेंट का सूट चल रहा है, और हाँ दूसरी साइड पे आपने असाइनमेंट की रिक्वेस्ट फाइल की है, तो क्या असाइनमेंट की रिक्वेस्ट प्रोसीड हो जाएगी? नहीं होगी सर। हाँ, तो जब तक वो रिवोकेशन का या इंफ्रिंजमेंट सूट का कोई कंक्लूजन नहीं आ जाता है, तब तक असाइनमेंट आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके सर ओके। सिंपल सिंपल सी बात है मैडम। 69 के बाद 70। वो 70 क्या था सर? जो असाइनमेंट जिसके नाम पे किया गया, मान लीजिए मेरी पेटेंट थी, मैंने आपको पूरा राइट्स दे दिया, असाइनमेंट्स दे दिया, पूरा असाइनमेंट दे दिया फॉर्म नंबर 16 फाइल करके। अब आप नए उसके प्रोपराइटर बन गए, तो क्या आप किसी और को लाइसेंस दे सकते हो? दे सकते हैं जो सर। भी मेरे पास पावर थी पेटेंटी के पास, वो क्या सभी पावर आपके पास आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। सर आप नए हाँ, मालिक हो उसके। दे सकते हैं हाँ सर। बस वही बात है। हाँ। दीपक सर 71। 71 सर रेक्टिफिकेशन है। रेक्टिफिकेशन बाय हाई कोर्ट। रजिस्टर में अगर कुछ चेंज करना है तो हाई कोर्ट पे पिटिशन फाइल करके करवा सकते हैं। कुछ 72। रॉन्ग एंट्री। 72 इंस्पेक्शन, अगर रजिस्टर में कुछ इंस्पेक्शन करना है तो उसको उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। इसकी फीस सर याद नहीं है, इसकी फीस है बता सकते हैं। इसकी कितनी है? 480 रुपये क्या है? रजिस्टर ओपन करने की 320 हम्म रुपये। 320 रुपये ना मैडम? हाँ सर। ठीक है। तो रजिस्टर जो सर्टिफाइड कॉपी होगी वो एज अ एविडेंस हम यूज कर सकते हैं किसी प्रोसीडिंग्स में। हम्म 73 इज द सर कंट्रोलर। सर सर सर, रुको 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 सर। सर्टिफाइड कॉपीज लेने के लिए फीस कितनी है? 7 दिन में चाहिए तो? 2400 सर। और 7 दिन के अंदर अंदर चाहिए, मीन्स बाहर चाहिए तो फिर कभी भी आए तो उसके बाद में 1000 रुपीज। 30 और अगर पेजेस। 30 पेज से ज्यादा पेज है तो पर पेज और एडिशनल फीस कितनी देनी पड़ेगी? 30 रुपीज सर। 30 रुपीज। दीपक सर क्लियर? ओके, यस यस सर।
इसमें फॉर्म फॉर्म 30 यूज होता है सर? फॉर्म 30 होगा सर, फॉर्म 30, ओके। जहां पर कोई नहीं है उसका खुद आए यार। फॉर्म नंबर 30 is a gold for all patent Act. 73 सर। 73 to 76 है कंट्रोलर और पेटेंट ऑफिस। इसमें 73 इज अबाउट कंट्रोलर। कंट्रोलर को डिनोवो सेंट्रल क्या होता है? है, वो डिनोवो करा सकती है। डिनोवो मीन्स किसी ऑफिसर को असाइन किया हुआ काम को वो दोबारा से स्टार्ट कर सकती है, कहने को स्टार्टिंग कर फ्रॉम सकती है। स्क्रैच। हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। पेटेंट ऑफिस कितनी है? 74 के अकॉर्डिंग 4 पेटेंट ऑफिस है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। 75 क्या कहता है? 75 है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के केस में ही जो पेटेंट ऑफिसर्स हैं वो पेटेंट कैरी कर सकते हैं, या अगर या उनको फिर कोई विल में मिली है, कोई विल में बाय मिली है विल, उनको, बीक्वेस्ट। बाय विल। 76 76 रेस्ट्रिक्शंस है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ कंट्रोलर या कोर्ट 77 या 77 है पावर ऑफ कंट्रोलर। ये खुद का डिसीजन रिव्यू कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, और जो उसने एक्स पार्टी डिसीजन लिया है उसको भी सेट असाइड करके उसका भी चेंज करवा सकते हैं, रिव्यू फॉर्म कर नंबर, सकते हैं। फॉर्म 24 विद इन 1 मंथ फाइल रूल करना नंबर होता है। रूल नंबर 130। 1600 है, 130। और इसमें कब तक एक्सटेंशन फाइल भी कर करना सकते होता हैं है? फॉर्म का विद इन 1 हाँ, मंथ, और एक्सटेंशन के बाद 1 मंथ का 400 रुपये देकर एक्सटेंड करा सकते हैं। एक्स पार्टी डिसीजन क्या होता है? एक्स पार्टी डिसीजन की एक ही पार्टी को सुनकर डिसीजन लिया है, वो एक्स पार्टी डिसीजन है। 77 ये 77 की था सर। 78 है क्लरिकल एरर, पावर ऑफ कंट्रोलर। वो खुद से भी कुछ अगर क्लरिकल एरर है तो वो करेक्ट कर करेक्ट सकता है, कर सकते हैं, या अगर फिर उसमें और इसको कौन करवा सकता है? या फिर पर्सन इंटरेस्टेड फॉर्म नंबर पर्सन इंटरेस्टेड और 30 फाइल 30 करके। फाइल कर। हम्म, हम्म, और अगर स्कोप बढ़ता है तो वो पब्लिकेशन होगा उसका, और उसका हम अपोजिशन भी कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स। ओके। 79 79 एविडेंस है। इसमें एविडेंस कैन बी कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट, और कंट्रोलर चाहे तो ओरल एविडेंस को भी कंसिडर कर सकता है, बट उसका भी एफिडेविट सबमिट करना होगा उसके बाद, और क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकता है। 80 80 की था कुछ डिस्क्रिमिनेशनरी पावर है इसमें। वो सर, हियरिंग का हियरिंग है कि 10 हियरिंग दिन पहले, होगी जब भी। हाँ, हाँ 10 10 दिन दिन पहले पहले उसको, हाँ 10 दिन पहले उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, कंट्रोलर को भी करना पड़ेगा, और अगर और एप्लीकेंट कंट्रोलर है तो करता है, उसे भी 10 दिन करना पहले पड़ेगा। रिक्वेस्ट फाइल हम्म, करनी पड़ेगी। हियरिंग उसके 10 दिन के बाद मिल सकती है, उससे पहले नहीं। correct। हाँ, अब आएगी बात 81, सेक्शन। यस सर। हाँ जी सर। 81, हाँ 81 है हाँ, सर। 81 से 84 तक चले जाइए, फिर 85 से यस बाजियां सर, मैडम यस सर। करेंगे जी। 81 है एक्सटेंशन। कंट्रोलर अपने टाइम लिमिट को कितना भी एक्सटेंड कर सकता है। हम्म, और 82 से पेटेंट और पेटेंटेड आर्टिकल, पेटेंटेड पेटेंटेड आर्टिकल पेटेंटेड एंड आर्टिकल है। पेटेंटी। हाँ, ये कंपलसरी लाइसेंस वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा यहाँ से। डेफिनेशंस है 80 पेटेंटेड आर्टिकल और पेटेंट की। 83 है जनरल प्रिंसिपल्स, जिसमें क्या कुछ क्या है? प्रिंसिपल्स होते हैं। ये जो भी पेटेंट है वो अफोर्डेबल प्राइस में मिलनी चाहिए, इंडिया में वर्क करनी हम्म, चाहिए, पब्लिक हेल्थ को जो रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए। रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए, और इम्पोर्टेशन ही ना करे, वो इंडिया में भी वर्क करनी चाहिए। हम्म, सिर्फ इंपोर्ट के लिए नहीं होनी चाहिए। यस। फिर क्या था? रीजनेबल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड होनी चाहिए। बस वही तीन तो वही है जो 84 में आने वाले हैं, उसके 84 अलावा वाले दो। 3 हो गए। जी, एक तो ये हो गया 84 पब्लिक इज हेल्थ। कंपलसरी लाइसेंस।
उस पे ही चले जाते हैं। चलिए, हम्म। कंपल्सरी लाइसेंस फॉर्म नंबर कौन फाइल कर सकता है? फॉर्म कंपल्सरी लाइसेंस एनी पर्सन इंटरेस्टेड। और एग्जिस्टिंग लाइसेंसी कब फाइल कर एग्जिस्टिंग सकते लाइसेंसी हैं? आल्सो आफ्टर द ग्रांट ऑफ 3 इयर्स, जब भी ग्रांट हुआ है उसका 3 इयर्स एंड के बाद, 6 मंथ और ऑफ 6 मंथ का अटेम्प्ट होना चाहिए उसका। कौन से 3 ग्राउंड अटेम्प्ट की वजह से उसमें से कोई भी एक ग्राउंड सेटिस्फाइड ना हो तो हो सकता है? एक तो है रीजनेबल रिक्वायरमेंट नहीं अगर फुलफिल कर रही है, पेटेंट अगर इंडिया में काम नहीं कर रही है, और अगर अफोर्डेबल प्राइस में नहीं है तो। ओके। एंड अगर कंपल्सरी लाइसेंस सी जो भी बनना चाहता है पर्सन इंटरेस्टेड, उसने फॉर्म नंबर 17 फाइल किया और कंट्रोलर ने मना कर दिया कि नहीं मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, तो क्या कर सकते हैं वो? विद इन अ मंथ हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। जी। अब बाजिया मैडम 85 क्या कहता है? Sir, revocation of patent by controller if कब? not working. तो कब? any, हाँ, yes sir, कब? अगर नॉन वर्किंग है तब। हम अगर कब, कितने बरस के बाद? सर 3 + 2 years of क्या? compulsory license. 2 years ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। ओके। फॉर्म नंबर सर फॉर्म नंबर 19, कौन फाइल करेगा? पर्सन इंटरेस्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसे ओपोज कौन कर सकते हैं? अपोज कर सकते हैं पेटेंटी या फिर पेटेंट। कंपल्सरी लाइसेंसी। कितने महीने में? सर 12 months में। विद इन 2 मंथ्स। 2 months, सॉरी, यस 2 मंथ्स फ्रॉम फाइलिंग फॉर्म नंबर 19, या सर, फॉर्म नंबर 19 की नोटिस मिलने से 2 महीने। यस सर। और उसका डिसीजन, ये जो प्रोसेस हुई इसका डिसीजन कब तक देना होता है कंट्रोलर को? सर 1 year बहुत बढ़िया। 86 एडजर्नमेंट। कितने महीने तक मिल सकता है? सर 1 year अगर पेटेंट फुल एक्सटेंट पे वर्क नहीं कर रही है तब। 87 सर 87 इज अपोजिशन अंडर 87 85। सर फॉर्म नंबर 14, 2 मंथ्स। 2 months and 88 400 and rule is 98, 90 सर। 98 लिखा हुआ है देखिए। 88 88 पावर ऑफ कंट्रोलर टू ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंस। लाइसेंस, यस कैसी सर। कंडीशन है तो ये पावर का यूज करेंगे? सर रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन अगर है। अनरीजनेबल कंडीशन, यहाँ पर अनरीजनेबल कंडीशन। रिस्ट्रिक्टिव है 140 में, ओके, ये है अनरीजनेबल। अनरीजनेबल कंडीशंस, यस सर। जैसे होता है ना कि एक चीज का भाव है, हम बोलते हैं ना कि अगर आपको, आप कभी रात में घूमे हो अहमदाबाद में या आप कहाँ पर रहते हो वहां पर, तो रिक्शा, ऑटो रिक्शा वाले वो कर देते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं अपना, कि भाई अभी रात के 8 बजे 10 बजे, अब यस, वही जो नॉर्मल रेट्स होती है उससे ज्यादा 1.5 गुना भाव लेते हैं, उसे कहते हैं अनरिजनेबल प्राइस हाइक करना। यस। वैसे यहाँ पर अनरिजनेबल कंडीशन है। ओके, अनरिजनेबल कंडीशन है तो किनको किनको ग्रांट कर सकते हैं कंपल्सरी लाइसेंस? पर्सन इंटरेस्टेड को तो कर ही सकते हैं, यहाँ पर कस्टमर को भी हो सकता है, कस्टमर को भी कंपल्सरी लाइसेंस मिल सकता है। चलिए वो भी हो गया। फिर अगर एक से ज्यादा पेटेंट है, एक ही पेटेंटी की, एक ही एप्लीकेंट की, तो क्या सभी पे कंपल्सरी लाइसेंस मिल सकता है? मिल सकता है सर। ओके। और कंपल्सरी लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन मुझे चेंज करनी है तो कब कर सकता हूँ? वंस इन लाइफ टाइम। कैसे और कब? सर फॉर्म नंबर 20 को फाइल करके फॉर्म नंबर 20 कब फाइल किया जाता है?
वो सर फाइल किया जाता है पहले 1 बरस के लिए कंपल्सरी लाइसेंस को वर्क करने दिया जाता है। यस सर, आफ्टर 12 मंथ्स फॉर्म नंबर 20 फाइल होता है और एक बार टर्म्स एक एंड कंडीशन चेंज की जा सकती है। बार, यस सर। यही है कुछ 88 89। जनरल पर्पसेस कंपल्सरी लाइसेंस के कि कमर्शियली बेसिस पे फुल एक्सटेंट पे वर्क करना चाहिए, और क्या जो पर्सन इंटरेस्टेड है उन सर मुझे याद नहीं आ रहा है ये। बस आपने जो कहा वो सही है, जो पर्सन है वो बिना टाइम गवाए उसको इम्प्लीमेंट कर सके वैसा होना चाहिए। ओके, कंपल्सरी लाइसेंस जो लेने वाला पर्सन है उसके बारे में जनरली ये बात है कि वो बिना टाइम गवाए उसको इम्प्लीमेंट कर सके वैसा होना चाहिए और एडिक्वेट अमाउंट में वो कंपल्सरी लाइसेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाइड कर सके, वैसी बात है। जनरल पर्पज ही है यहाँ पर। 90 शॉर्ट की की शॉर्ट की है प्लेन बेस्ट टू आई प्लान बेस्ड टू आई, बस टू हो आई। गया। 91 91 इज लाइसेंस इन रिलेटेड पेटेंट्स। ओके सर, ये कैसी आप ही पेटेंट की बात है बताऊं मैं मैडम, कहूं मैं? हाँ, आप नहीं याद आ रहा मुझे सर। कोई बात नहीं, आपके पास एक मोबाइल फोन है जिसके अंदर की बैटरी है वो 2 घंटे में चार्ज होती है कंप्लीटली, यस और सर। दीपक सर के पास एक ऐसी बैटरी है जो आपके मोबाइल में कंपेटिबल भी है और वो 6 मिनट में चार्ज हो जाती है। यानी पहला क्वेश्चन, बिना दीपक सर की पेटेंट के आपका प्रोडक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस, कर रहा है। बट अगर दीपक सर की पेटेंट आपके साथ जुड़ जाए तो आपका प्रोडक्ट और अच्छा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर हाँ, सकते हैं। और अच्छा काम कर सकता है। तो आप दीपक सर की पेटेंट में क्या लेंगे? लाइसेंस इन रिलेटेड पेटेंट। ओके, अब उसमें 2 सिनारियो भी हो सकते हैं कि दीपक सर आपको लाइसेंस दे, आप दीपक सर को लाइसेंस दे, या फिर आप सिर्फ दीपक सर से लाइसेंस ले, दीपक सर आपको लाइसेंस आपसे लाइसेंस ना भी ले, ये भी सिनारियो हो सकता है। तो दोनों लोग एक दूसरे से लाइसेंस ले रहे हैं उसे कहते हैं क्रॉस लाइसेंसिंग, और कोई एक ही पर्सन लाइसेंस ले रहा है तो उसे कहते हैं सिंगल रिलेटेड लाइसेंस। बट कब लाइसेंस मिलेगा? जब दूसरे पर्सन की पेटेंट भी ग्रांट हो चुकी है तब। ये सिंपल सिंपल मैनर में मैंने आपको 91 समझा दिया। डिटेल में आप एक्ट में पढ़ लीजिएगा, ये माइंडसेट के साथ, ये इतने थॉट प्रोसेस के साथ सारी चीजें वहां पर आपको समझ में आ जाएगी। यस सर। और उसके लिए भी फॉर्म नंबर 17 ही लगता है। ओके सर। ओके, सेक्शन नंबर 92 क्या है मैडम? सर अब मुझे याद नहीं आ रहा आगे। ओके, दीपक सर मैं 92। कंटिन्यू करता हूँ सर। जी सर। 92 है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के केस में भी तो कंपल्सरी लाइसेंस उसको अलॉट कर सकते हैं नेशनल कंट्रोलर कैन इमरजेंसी, ग्रांट एक्सट्रीम इमरजेंसी एंड पब्लिक नॉन कॉमर्शियल। यूज के लिए अगर हो रहा है। हाँ, जस्ट अ मिनट। ओके, मान लीजिए कि कोई एपिडेमिक्स जैसी सिचुएशन है जहां पर बहुत ही जरूरी है, मलेरिया फैल गया, टाइफाइड आ गया, तो उस केस में क्या पेटेंटी को सुना जाएगा या नहीं भी सुना जा सकता है? नहीं भी सुना जा सकता, वो डायरेक्ट हम्म, कंपल्सरी लाइसेंस दे सकती है कंट्रोलर। ओके, नोटिफिकेशन जारी करेगी और कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड कंपल्सरी लाइसेंस लेके इंडिया के अंदर उस सिचुएशन को संभालने में मदद कर सकता है, नॉन कॉमर्शियल रजिस्टर। नेक्स्ट सर, इसमें क्या 3 इयर्स एंड 6 मंथ का टाइमलाइन है? नहीं सर, इसमें कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा। जी। 92A 92A एक्सपोर्ट कंपल्सरी लाइसेंस इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट। यहाँ पे पब्लिक हेल्थ की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे अगर वो कंट्री अलाउ करती है इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया तो उसमें कंपल्सरी लाइसेंस कंट्रोलर अलाउ कर सकता है पर्सन इंटरेस्टेड को। कैसी कंट्री होनी चाहिए वो? अनडेवलप्ड, या फिर जहां पर अनडेवलप्ड ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्रिएट करने की ताकत नहीं है, वो उसमें मीन्स वो नहीं कर पा रही है, वैसी कंट्रीज के अंदर
जो खुद बना नहीं पा रही है मेडिसिन, जो खुद बना पा रही है उसके अंदर नहीं। ओके, तो 92A भी हो गया। 92A में फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में क्या डायग्नोस्टिक किट्स आ सकती है? सब आ सकते हैं सर, जो भी हेल्थ से 90, रिलेटेड है सभी प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। 93 93 डीड है, लीड क्यों लेनी टर्म्स एंड पड़ती है? कंडीशन है, कंट्रोलर टर्म्स एंड कंडीशन सेटल करते हैं कंपल्सरी लाइसेंस के बीच में और पेटेंटी के बीच में। परफेक्ट, क्योंकि पेटेंट ही तो अपने पेटेंट का कंपल्सरी लाइसेंस देना नहीं चाहता है, तो कंट्रोलर की जो डीड है उसे ऐसे ही माना जाता है जैसे पेटेंटी ने साइन करके कंपल्सरी लाइसेंस को दी है। 94 94 टर्मिनेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस, जिसमें फॉर्म नंबर, पेटेंटी या पर्सन इंटरेस्टेड भर सकता है फॉर टर्मिनेशन फॉर्म 21, 2400 रुपये। हाँ, एंड इसका रिप्लाई कब तक देना होता है? विद इन 1 मंथ। ओके, रिप्लाई देना होता है, यहाँ पर ओपोजिशन नहीं होता है। क्या यहाँ पर पर्सन इंटरेस्टेड है क्या? हाँ, वैसे ही होना चाहिए। पर्सन इंटरेस्टेड भी होगा सर। सर बहुत बढ़िया, मीन्स मैं इसको इसी तरीके से बोलता था कि पेटेंट ही करवाएगा टर्मिनेशन, मगर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से। दीपक सर, मीन्स आपको सुनने के बाद तो मेरा थॉट प्रोसेस आपके लिए बदल गया सर, बहुत बदल गया। यू साउंड लाइक अ मैच्योर, एकदम साउंड में आपकी एकदम ठंडक है, आप पेशेंटली आंसर दे रहे हैं विथ अ फुल सेट ऑफ माइंड, आप बहुत कॉन्फिडेंट है। एंड मुझे महादेव सर की याद आ गई इनफैक्ट आपको सुनते सुनते, तो जैसे वो देते हैं ना आंसर, बहुत ही कंसाइज एंड फिक्स, मीन्स यू आर वेरी गुड लिसनर। आपने बहुत सारी चीजें सुनी है और आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। बाजिया मैम, यू टू, आप तो है ही स्कॉलर मैम, आपके लिए क्या ही कहना है, मगर आप घबराइएगा मत। कोई भी सिचुएशन में घबराना नहीं होता है, लड़ना होता है। सिचुएशन से भागना नहीं होता है, सिचुएशन को भगाना होता है। छोटी सी बात है, अच्छी बात है, मगर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन है आपकी बाजिया मैम। बस बने रहिएगा इसी प्रिपरेशन के साथ। कल हमारा सेशन नहीं है, परसों हमारी एग्जामिनेशन है, और मंडे को वापस दीपक सर आप और बाजिया मैम आप 162 तक पेटेंट एक्ट एंड डिजाइन एक्ट का रिवीजन होगा। इसके अलावा कोई भी अगर हमारी तरफ से आपको सेवा की रिक्वायरमेंट है तो हमें जरूर कहिएगा, वी विल हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके सर, थैंक यू जी, दिनेश सर, प्रदीपेत सर, संजोग सर, कैसा लगा आज का सेशन? सारिका मैडम, ये सुनने के बाद अच्छा लगा? कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना है तो भी बताइए। आप सुन रहे थे तो आपको कैसा लगा? सारिका मैडम परफेक्ट, ओके। संजोग सर सो गए क्या, या है सर? कसं काय? दिनेश मस्त सर सर। जी, दिनेश सर, दिनेश सर सो गए। प्रदीपेत सर, हम ही है। चलिए, हैव अ नाइस डे। ठीक है सर, ओके सर, ओके ओके, शुभ रात्रि।